गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास नहीं चल रही? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो बेटा थोड़ा बहुत पहले कल के जो फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे बेटा, वो फॉर्मूले लिख देता हूं मैं एक बार। कल क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने, है ना? कल क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे वो फॉर्मूले लिख देता हूं। आज छुट्टी नहीं है। हाँ बेटा, कल की क्लास डल जाएगी, डल जाएगी कल की क्लास। क्लास हुई थी बेटा कल, कैसे नहीं हुई है? कल क्लास हुई है, कल की क्लास डल ही नहीं होगी। हाँ अभी डलवा देंगे, 12 बजे बाद डल जाएगी। ये क्लास खत्म होगी उसके बाद डल जाएगी दोनों। बेटा जी आवाज आ रही है क्या सबको? सबको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? ठीक है। तो बेटा कल जो फॉर्मूले पढ़े थे वो लिख रहा हूं, वो फॉर्मूले लिख रहा हूं, है ना? देखो बेटा, एक तो अपन ने टेम्परेचर में रिलेशन पढ़ा था, क्या बोला था? C/5 F-32/9 इक्वल टू K-273/5। एक फॉर्मूला बेटा अपन ने इनके तापांतर का पढ़ा था। अपन ने बोला था कि ऊपर प्लस माइनस को हटा देते हैं अगर संबंध मुझे तापांतर के मध्य चाहिए। बेटा आज या कल 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 कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, कल कंप्लीट हो जाएगा। कल कंप्लीट हो जाएगा, है ना? देखो बेटा, तापांतर के मध्य संबंध लिखना है तो ऊपर C है तो डेल्टा C/5, नीचे वाला एज इट इज आएगा। ऊपर F-32 है, 32 को हटा देंगे, क्या लिखेंगे? डेल्टा F/9। इस तरह बोलो -273, प्लस माइनस वाली वैल्यू को हटा देंगे, डेल्टा K/ कितना आ जाएगा बेटा जी? 5। ये होगा क्या रिलेशन, बताइए? ये रिलेशन होगा। और बेटा जिसके लिए अपन ने बोला था, इन दोनों वैल्यू के लिए अपन ने बोला था कि डेल्टा C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डेल्टा K होता है। पूरी थर्मल फिजिक्स में बच्चों को दिक्कत रहती है, पूरी थर्मल फिजिक्स में बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर तापमान को हम कहां पे डिग्री सेंटीग्रेड में ले और कहां पे केल्विन में ले। बेटा उसका एक ही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट है बेटा, यहां पर एक ही कंसेप्ट है कि जब भी तापांतर आ जाता है, तापांतर आ जाए, कहीं T1 माइनस T2 आ जाए, TH माइनस TL आ जाए, कहीं डेल्टा T आ जाए, कहीं तापांतर आ जाए, तो बेटा जहां पे भी तापांतर आएगा उन सब जगह पे तुम डिग्री सेंटीग्रेड में लिख सकते हो। डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हो, केल्विन में तो लिख ही सकते हो, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हो। कहां पे लिख सकते हो? जहां पे तापांतर आएगा, डेल्टा T आएगा। अपन ने जो भी क्वेश्चन किए, जो भी फॉर्मूले पढ़े, देखना बेटा जहां पे भी डेल्टा T होगा अपन ने हर जगह किस में लिखा है? डिग्री सेंटीग्रेड में। और जहां पे डेल्टा T नहीं था, जहां पे तापांतर नहीं था, T1/T2 बन रहा था, उन सब जगह किस में लिखा है? केल्विन में लिखा है ना? तो याद रखोगे बेटा बात को, जहां पे भी डेल्टा T आ जाएगा, जहां पे भी तापांतर आ जाएगा, जहां पे भी दो टेम्परेचर का माइनस आ जाएगा, वहां पे मैं डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकता हूं, डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकता हूं। केल्विन में तो लिख ही सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकता हूं। डेल्टा L का फॉर्मूला L0 अल्फा डेल्टा थीटा, तापांतर है, डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे। 0 से 100 बढ़ाया तो डेल्टा थीटा कितना? 100 लिख देंगे।
डेल्टा ए नोट बीटा डेल्टा थीटा, यहां पे भी तापांतर है, तापांतर है तो किसमें लिखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में लिख देंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं। डेल्टा वी नोट गामा डेल्टा थीटा, लिखे थे फॉर्मूले कल ही अपन ने, डेल्टा एल का फॉर्मूला बोलिए, 3 फॉर्मूले याद रखने के लिए बोला था, एल नोट एल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा ए का फॉर्मूला ए नोट बीटा डेल्टा थीटा, डेल्टा वी का फॉर्मूला वी नोट गामा डेल्टा थीटा, इसका नाम क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, इसका नाम क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसका नाम क्या है, आयतन प्रसार गुणांक। और इनके मध्य संबंध क्या है, इनके मध्य संबंध क्या है कि बीटा इज इक्वल टू क्या है 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू क्या है, गामा इज इक्वल टू क्या है 3 अल्फा। डन बेटा जी, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं। अब आगे बात कर रहा हूं बेटा जी, आगे बात कर रहा हूं, है ना, आगे की बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था क्या तुम्हें इसका, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था बेटा इसका, डेल्टा एल डेल्टा ए डेल्टा वी में से एक क्वेश्चन करवा दिया था क्या मैंने। ठीक है बेटा जी, फिर है ना, अब आगे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, तब करेंगे क्वेश्चन, है ना। अब बेटा बहुत सी बार वो क्या करेगा, लंबाई में परिवर्तन की बात नहीं करेगा, लंबाई में परिवर्तन की बात नहीं करेगा, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन की बात करेगा, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन। तो बेटा लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, जनरल फॉर्मूला बताइए, प्रतिशत परिवर्तन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर क्या आता है चेंज, ऊपर क्या आता है चेंज, नीचे क्या आता है इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आएगा क्या बेटा, यही आएगा क्या, देखो प्रतिशत परिवर्तन यही होता है क्या, किसी का भी प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाए, मान लीजिए एक्स में परिवर्तन, एक्स में प्रतिशत परिवर्तन, तो एक्स में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, इधर लिख देता हूं फॉर्मूले, है ना, इधर लिख देता हूं, है ना। 3 टाइप के परिवर्तन होते हैं, सुनना बेटा बात को, एक तो डायरेक्ट परिवर्तन होता है, परिवर्तन को तो क्या लिखा जाता है डेल्टा एक्स, मान लीजिए एक्स में परिवर्तन तो क्या लिखा जाएगा डेल्टा एक्स। मैं बोलूं आंशिक या भिन्नात्मक परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन क्या लिखा जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इनिशियल। और बेटा प्रतिशत परिवर्तन लिखना हो, प्रतिशत परिवर्तन तो क्या लिखा जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होते हैं क्या बेटा फॉर्मूले, देखो एल नोट का मतलब बेटा प्रारंभिक लंबाई, कल बार बार लिखा तो है अपन ने फॉर्मूले को, एल नोट का मतलब प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई को किससे लिख रहे थे, एल नोट से लिख रहे थे। चेंज का मतलब डेल्टा एक्स, फ्रैक्शनल चेंज या आंशिक परिवर्तन का मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इनिशियल। और प्रतिशत का मतलब बेटा 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा ये फॉर्मूला रहेगा क्या लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन का, डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा बेटा डेल्टा एल का फॉर्मूला बोलो, डेल्टा एल का फॉर्मूला, अगर डेल्टा थीटा तापमान बढ़ाया हो तो लंबाई में परिवर्तन ये लिखोगे क्या, एल नोट एल्फा डेल्टा थीटा, कल वाला ही फॉर्मूला है क्या ये, डेल्टा एल की जगह क्या मैं एल, कल का लेक्चर आ जाएगा बेटा जी, आ जाएगा आज 12 बजे बाद आ जाएगा अभी, है ना, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, आ जाएगा आ जाएगा। एल नोट एल्फा डेल्टा थीटा लिख दूं क्या बेटा, इस डेल्टा एल की जगह एल नोट एल्फा डेल्टा थीटा लिख दूं क्या, अपॉन में एल नोट मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा बेटा जी 100 आएगा क्या, यहां एल नोट से एल नोट निपट जाएगा क्या, क्या बचेगा एल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100, एल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100। लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला एल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी है, इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी है, इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी है बेटा, इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ध्यान रखूंगा कि लंबाई के प्रतिशत परिवर्तन में मुझे प्रारंभिक लंबाई की जरूरत नहीं है, एल नोट की जरूरत नहीं है, केवल मुझे क्वेश्चन में एल्फा ढूंढना है और डेल्टा थीटा ढूंढना है, केवल मुझे क्वेश्चन में एल्फा ढूंढना है और डेल्टा थीटा ढूंढना है, केवल मुझे क्वेश्चन में एल्फा ढूंढना है और डेल्टा थीटा ढूंढना है। समझ गए हो क्या बेटा जी बात को,
ऐसे बेटा अगर तुम क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पता करते, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, सुनना मेरी बात को, गौर फरमाना, डेरिवेशन केवल इशारों में बता रहा हूं तुम्हें, डेरिवेशन इशारों में बता रहा हूं, इशारा समझना मेरा, समझना बेटा। अगर यहां पे क्षेत्रफल लिखता, देखो बेटा यहां क्षेत्रफल लिखता, सुनना बेटा बात को, ध्यान मत भटकाना इधर उधर, यहां क्षेत्रफल लिखता तो बेटा ऊपर क्या आता डेल्टा ए, नीचे क्या आता ए नोट, मल्टीप्लाइड बाई क्या होता 100, डेल्टा ए की जगह क्या लिखते ए नोट बीटा डेल्टा थीटा, ए नोट से ए नोट निपट जाता, केवल बीटा आ जाता, क्या अल्फा की जगह बीटा रहता क्या, केवल अल्फा की जगह बीटा आ जाता क्या केवल, अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन लिखता तो। लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन बराबर अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा बेटा इसे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन लिखूं, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा बीटा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में अगर प्रतिशत परिवर्तन लिखूं बेटा तो कितना आ जाएगा गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तुम्हारी इच्छा है बेटा, तुम इन फॉर्मूले को याद रखते हो या फिर तुम डायरेक्ट डेल्टा एल अपॉन एल नोट मल्टीप्लाइड बाय 100 से दोबारा कैलकुलेट करते हो। मैं नहीं कहता कि तुम इनको याद रखो, मतलब मजबूरी नहीं बनाता मैं इनको तुम्हारी, है ना, मैं नहीं कह रहा कि इनको याद रखो। इससे किसी को लग रहा है कि नहीं सर मैं तो याद रख लूंगा तो बहुत बढ़िया बात है, और कोई भूल भी जाता है तो लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन का बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, डेल्टा एल अपॉन एल नोट मल्टीप्लाइड बाई 100, डेल्टा एल अपॉन एल नोट मल्टीप्लाइड बाई 100। समझ गए हो क्या तुम मेरी बात को? इन फॉर्मूले को याद रखोगे अच्छी बात है, नहीं भी याद रखोगे तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे फिर से डेराइव हो जाता है। केवल डेल्टा एल का फॉर्मूला याद रखने का बोलता हूं, डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन, सिंपल डेल्टा एल का फॉर्मूला वो जरूर याद होना चाहिए, एल नोट एल्फा डेल्टा थीटा। समझियो बेटा जी मेरी बात को, समझियो क्या? और देखना बेटा जी, अब देखना क्या शानदार चीज है, अब देखना क्या शानदार चीज बताता हूं तुम्हें, क्या शानदार, क्या इस बीटा को ऐसे लिख दूं क्या, बीटा की जगह 2 अल्फा लिख दूं क्या, 2 अल्फा, बीटा की जगह 2 अल्फा लिख सकते हो क्या? बीटा की जगह 2 अल्फा लिखने से अपन को कोई नहीं रोक सकता, कल पढ़ा था अपन ने, 2 अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे लिखा जाएगा क्या बेटा जी? 2 बीटा की जगह 2 अल्फा लिख दिया। अच्छा यहां से इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी देखिए, ब्रैकेट वाली क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, क्या ये लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन है क्या? देखो ऊपर अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन ही है क्या बेटा जी? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन। ऐसे बेटा इसको क्या लिखा जाएगा, 3 अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100। 3 अल्फा क्यों लिखा? गामा है बेटा, गामा की जगह क्या आएगा, 3 अल्फा आएगा। बीटा की जगह क्या आता है, 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू क्या, 3 अल्फा। बेटा यहां से इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 3 टाइम्स ऑफ लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन। बोलो बेटा जी लिखा जा सकता है क्या ऐसा? लिखा जा सकता है बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा, है ना। अगर डायरेक्ट करना चाहें तो अपन को पूरे डेरिवेशन वगैरह नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन। एक क्वेश्चन कर लिखता हूं, एक क्वेश्चन सोल्व करना बेटा जी, है ना। मैं तुमसे बोलता हूं एक तांबे के तार को, एक तांबे के तार को, एक तांबे के तार को T1 से T2 तक गर्म करने पर इसकी लंबाई में 1% की वृद्धि होती है, इसकी लंबाई में 1% की
वृद्धि होती है। अब यदि तांबे की प्लेट 2L मल्टीप्लाइड बाई L को T1 से T2 तक गर्म किया जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। लीजिए बेटा जी, सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। बोलेगा बेटा जी जवाब डायरेक्ट चाहिए, मुझे डायरेक्ट जवाब चाहिए, बिना सोल्व किए, बिना पेन चलाए जवाब चाहिए, बिना सोल्व किए, बिना पेन चलाए जवाब चाहिए। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि 3%। बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी बेइज्जती खराब करवा दोगे क्या तुम लोग? भाई क्षेत्रफल है, 3% तो नहीं बोल दोगे ना भाई? मेरी बेइज्जती खराब तो नहीं करवा दोगे ना तुम? सेकंड स्लाइड है बेटा, सेकंड स्लाइड है। हाँ बेटा सेकंड स्लाइड है, सेकंड या थर्ड। अच्छा बेटा डायरेक्ट मेथड से तुम 2% लिख पा रहे हो, है ना? मैं इसको पूरा भी सोल्व करके बता रहा हूं तुम्हें पूरा, कि मान लीजिए तुम ये फॉर्मूला भूल जाते हो बेटा, तुम ये फॉर्मूला भूल जाते हो कि लंबाई क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 2 टाइम्स ऑफ लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन। पहली बात तो डायरेक्ट फॉर्मूला कब लगेगा? सुनना बेटा मेरी बात को, कुछ कंडीशन बता रहा हूं तुम्हें, कुछ कंडीशन बता रहा हूं, है ना? कुछ कंडीशन बता रहा हूं बेटा, कुछ कंडीशन बता रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात को, है ना? मैं तुमसे बोल रहा हूं बेटा, देखो यहां पर तार किसका था? तांबे का। किसका तार था? तांबे का। तो बेटा प्लेट भी किसकी होनी चाहिए? प्लेट भी किसकी होनी चाहिए? तांबे की होनी चाहिए। देखो बेटा तांबे की होनी चाहिए। तांबे का बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल्फा तांबा। बेटा अगर प्लेट स्टील की होती तो फिर मैं बीटा की जगह 2 एल्फा नहीं लिख सकता बेटा, बीटा की जगह 2 एल्फा नहीं लिख सकता। दोनों ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, जिसका तार था उसी की क्या होनी चाहिए? प्लेट होनी चाहिए। और बेटा जितना तापांतर, इसको T1 से T2 तक गर्म किया तो इसको भी T1 से T2 तक ही गर्म करना है, तभी ऐसा होगा। और सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होती है इसको लगाने की? बेस्ट कंडीशन क्या होती है कि एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लंबाई भी उसी ऑब्जेक्ट की हो, क्षेत्रफल भी उसी ऑब्जेक्ट का हो, है ना? इस क्वेश्चन को तो मैं पूरा सोल्व कर रहा हूं, फिर इसके बाद में बताऊंगा कि इसकी सबसे सुटेबल कंडीशन क्या होती है, जहां इसको बिना सोचे समझे लगाना होता है। यहां पे तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वायर तांबे का था तो प्लेट भी किसकी होनी चाहिए? तांबे की। इसका तापमान T1 से T2 तक बढ़ा तो इसका भी कहां से कहां तक बढ़ना चाहिए? T1 से T2 तक। जैसे मान लीजिए मैं तुमसे बोल देता हूं कि लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू कितना दिया है? 1। इसका मतलब एल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना दिया है? 1। इसका मतलब एल्फा T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू कितना दिया है? 1। यहां से एल्फा मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/100। इक्वेशन नंबर 1। ये एल्फा T2 माइनस T1 की वैल्यू आ गई, या फिर केवल एल्फा की वैल्यू पता कर लीजिए, या तो एल्फा की पता कर लीजिए, T2 माइनस T1 को भी उधर भेज दीजिए। मतलब एक इक्वेशन लिखनी है, जो डेटा गिवन है उससे पहले इक्वेशन लिखनी है। ये इक्वेशन दूसरा जो पता करना है उसको पता करने में काम आएगी, जो गिवन है वो सबसे पहले लिखेंगे, अब जो पता करना है उसको स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। अब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन,
क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या बेटा, बीटा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका मतलब बीटा की जगह तो क्या लिखोगे 2 अल्फा, डेल्टा थीटा की जगह क्या लिखोगे T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखोगे 100, मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखोगे बेटा जी 100। क्या बताओ ये अल्फा T2 माइनस T1 की वैल्यू यहां से लिख दूं क्या इक्वेशन नंबर 1 से, अल्फा T2 माइनस T1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिख दूं क्या, इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा T2 माइनस T1, 2 की जगह 2, इसकी जगह 1/100 और इसकी जगह 100, 100 से 100 निपट लेगा, कितना आ जाएगा बेटा 2% आ जाएगा। देखिए यहां पे बेटा मुझे दो चीजें चेक करनी थी कि जिस पदार्थ का तार है उसी पदार्थ का प्लेट भी होनी चाहिए। अगर तार तांबे का है तो प्लेट भी किसकी हो, तांबे की। तार स्टील का है तो प्लेट भी किसकी हो, स्टील की हो। तार लोहे का है तो प्लेट भी किसकी हो, लोहे की हो। जिस पदार्थ का 1D ऑब्जेक्ट है उसी पदार्थ का 2D ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगता है, और तापांतर भी सेम होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि कोई जगह ऐसी भी रहेगी जहां मुझे सब चेक करना ही नहीं रहेगा, ये सब चेक करना ही नहीं रहेगा। देखना बेटा, समझना मेरी बात को, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यदि एक बेलन की त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि 0.01% है तो बेलन के आधार के क्षेत्रफल, बेलन के आधार के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि वह बेलन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए, वह बेलन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। बेलन को T1 से T2 तक गर्म किया जाता है, T1 से T2 तक गर्म किया जाता है। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर उसके बाद लाऊंगा पीछे वाली स्लाइड, है ना। ये क्वेश्चन करवा देता हूं पहले, है ना। अब देखो बेटा, यहां पे कुछ चेक करने की जरूरत है क्या, यहां पे कुछ चेक करने की जरूरत है क्या कि लंबाई, जिसकी लंबाई हो उसी का क्षेत्रफल हो, पदार्थ सेम होना है, ऐसा कुछ चेक नहीं करना है यहां पर। लंबाई भी किसकी, बेलन की, क्षेत्रफल भी किसका, बेलन का, आयतन भी किसका, बेलन का। तो बेलन पूरा एक ही मटेरियल का तो बना हुआ होगा। बेलन को T1 से T2 तक गर्म किया, मतलब त्रिज्या को भी T1 से T2 तक गर्म किया, आधार के क्षेत्रफल को भी T1 से T2 तक ही गर्म किया होगा, आयतन को भी T1 से T2 तक ही गर्म किया होगा, बेलन को ही तो गर्म किया है। लंबाई भी बेलन की, जिस ऑब्जेक्ट की लंबाई हो उसी ऑब्जेक्ट का क्षेत्रफल आ जाए, उसी ऑब्जेक्ट का आयतन आ जाए, तो बिना सोचे समझे डायरेक्ट लिखना है। फिर बिना सोचे समझे डायरेक्ट लिखना है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 2 टाइम्स ऑफ लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 3 टाइम्स ऑफ। चलो ठीक है, समझ गए होंगे तुम मेरी बात को, मुझे ऐसा लग रहा है। आधार के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0.1, इसका मतलब 0.2%। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 3 टाइम्स ऑफ 0.1 इज इक्वल टू क्या बेटा, 0.3%। डन है बेटा जी, क्लियर है। जैसे मान लीजिए मैं घन बोल दूं, मैं बोल दूं घन की भुजा की लंबाई में, घन की भुजा की लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन इतना है, प्रतिशत परिवर्तन 1 है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ, घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो बेटा डायरेक्ट लिखना है, समझ गए हो क्या मेरी बात को। जिस ऑब्जेक्ट की लंबाई हो उसी ऑब्जेक्ट का क्षेत्रफल हो, उसी ऑब्जेक्ट की आयतन की बात करूं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। हां ना बोलो अब, लेकिन
डन बेटा जी, यहां तक कोई लोचे वाली बात नहीं है। अब थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पे चलता हूं, है ना, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पे चलता हूं। एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा जी, एक ठोस को 50 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करने पर इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि 0.6% है, तो पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक बताइए। पदार्थ का रेखीय, हाँ लो बेटा स्लाइड देख लो, तुम देख लो। यहां से स्टार्ट किया था बेटा, आज यहां से स्टार्ट किया है। देखो लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा एल अपॉन एल नोट मल्टीप्लाइड बाई 100। डेल्टा एल की जगह क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एल का फॉर्मूला कल पढ़ा था, एल नोट एल्फा डेल्टा थीटा। एल नोट से एल नोट निपट लिया, एल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आएगा बेटा, डेल्टा एल अपॉन एल नोट है तो डेल्टा एल में एल नोट होता है, एल नोट से एल नोट तो निपट जाएगा, याद आएगा। इसे क्षेत्रफल में पता करूंगा तो बीटा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसे आयतन में पता करूंगा तो एल्फा की जगह क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा, गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। डन रहेगी क्या बेटा बात? बोलो बेटा जी, तीनों के फॉर्मूले, लंबाई का तो क्या आएगा, एल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। क्षेत्रफल का क्या आएगा, बीटा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। आयतन का क्या आएगा, गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। ये लिख दिए तीनों फॉर्मूले। फिर बीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2 एल्फा, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ लंबाई में परिवर्तन। इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, गामा की जगह 3 एल्फा, इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन। हाँ बेटा आज अपलोड हो जाएगा। क्या तुम वैल्यू पता कर दिए हो? अरे वाह जेरोक्स। अच्छा ये आयतन में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला लगा दूं क्या मैं? आयतन में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला, इसने रेखीय प्रसार गुणांक पूछा है, यानी कि आयतन में प्रतिशत परिवर्तन के फॉर्मूले को बेटा एल्फा की टर्म में लिखना है। रेखीय प्रसार गुणांक, ध्यान से देखना बेटा कौन सा वाला प्रसार गुणांक पूछा है, आयतन वाला पूछा है, क्षेत्रीय वाला पूछा है, या रेखीय वाला पूछा है। तीनों के नाम अलग अलग है। एल्फा मतलब रेखीय, मतलब एल्फा वाला पूछा है। अच्छा एल्फा वाला पूछा है तो मैं आयतन में प्रतिशत परिवर्तन लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, है ना। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100। और आगे चलूं, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू 3 एल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100। डायरेक्ट एल्फा की टर्म में लिख दिया फॉर्मूले को। बताओ ये वाली वैल्यू तुम्हें गिवन है, इधर वाली वैल्यू गिवन है। देखो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन तुम्हें गिवन है क्या? देखो प्यारे बच्चों, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें। 3 की वैल्यू 3 लिख दोगे। डेल्टा थीटा भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, कितना 50। 100 की वैल्यू केवल एल्फा अननोन बचेगा, क्या एल्फा आ जाएगा क्या यहां से? आयतन में प्रतिशत परिवर्तन 0.6 इज इक्वल टू 3। एल्फा पता करना है, डेल्टा थीटा 50 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 है। यहां से इसको 10 को अपॉन में ले आता हूं, 3 से इसको 2 टाइम्स निपटा देता हूं। यहां से एल्फा लिखूंगा तो कितना आएगा बेटा एल्फा, इधर तो 2 बचा हुआ है, अपॉन में कितना आएगा, ये 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100।
यहां से और अल्फा को आगे सोल्व करूं बेटा, तो अल्फा को आगे सोल्व करूंगा तो 2/5 रह जाएगा, 2/5 गुणा 10 की घात -4। इसका मतलब 0.4 गुणा 10 की घात -4। इसका मतलब 10 से गुणा भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। कितना आ जाएगा? 4 गुणा 10 की घात -5। बोलिए बेटा जी। बेटा जी फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा टेम्परेचर स्केल से पूछे गए, तापीय पैमाने से पूछे गए इस वाले पार्ट में। तो बाकी थर्मल फिजिक्स के क्वेश्चन जनरली बेटा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स या फिर विकिरण से पूछे जाते हैं। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स जो अपन ने पढ़ा था और एक विकिरण पढ़ा था, वहां से पूछे जाते हैं। आगे चलू क्या? आप बताओ मुझे, आगे चलू क्या? आगे चलू क्या? आज नहीं बेटा, कल होगा। कल होगा चैप्टर, आज नहीं होगा, कल होगा। कल कंप्लीट हो जाएगा। कल तक का साथ है अपना केवल। साइड प्लीज। ओवरटेक करोगे क्या भाई? डन है, डन है। चलू आगे चलू अब बेटा देखेंगे देखेंगे, कल तक पढ़ो, कल तक पढ़ो, कल तक पढ़ो, है ना। घनत्व की बात कर रहा हूं, घनत्व की बात कर रहा हूं। तो बेटा अगर घनत्व की बात करूं, अब घनत्व की बात कर रहा हूं, है ना। घनत्व सुनना बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब घनत्व के लिए। अच्छा बेटा आयतन, आयतन की तरह चलेगा घनत्व, है ना। आयतन का उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा आयतन। इधर आयतन लिख रहा हूं, देखना बेटा, है ना, समझना बात को। डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या लिखते हो? वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। अच्छा अगर इसमें आंशिक परिवर्तन पूछा जाए, डेल्टा वी अपॉन वी नॉट, तो कितना आएगा बेटा? गामा डेल्टा थीटा। और बेटा अगर ऐसा बोला जाए कि आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन इसका मतलब डेल्टा वी अपॉन वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कितना आता है बेटा? गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। डन है बेटा जी यहां तक। अब बेटा घनत्व की बात करता हूं, सेम ऐसे घनत्व में चलेगा, लेकिन घनत्व में थोड़ा उल्टा चलेगा। घनत्व में थोड़ा उल्टा चलेगा। उल्टा मतलब जैसे बेटा अगर मैंने किसी का ताप बढ़ाया, तापमान बढ़ाऊंगा तो आयतन बढ़ेगा क्या? और अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा ना भाई, घनत्व घटेगा। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। तो बेटा बस माइनस माइनस लग जाएगा, समझना कितना ट्रिकी है। मतलब डेल्टा रो इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो नॉट गामा डेल्टा थीटा। कोफिशिएंट वही वाला काम में आएगा, कोफिशिएंट वही वाला काम में आएगा। अच्छा बेटा आंशिक परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन अगर पूछा जाए, डेल्टा रो अपॉन रो नॉट, तो कितना आ जाएगा? माइनस गामा डेल्टा थीटा। और बेटा प्रतिशत परिवर्तन अगर पूछा जाए, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन अगर पूछा जाए, डेल्टा रो अपॉन रो नॉट
मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा बेटा जी, गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। यहां से बेटा ये वाला फॉर्मूले पे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इस वाले फॉर्मूले पे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 5 6 साल जाने कितने साल पहले पूछा था। यहां से सिंपल गामा की वैल्यू दे रखी थी, डेल्टा थीटा दे रखा था, सिंपल आंशिक परिवर्तन। बेटा रिकॉर्ड डेट देख लेना, रिकॉर्ड डेट देख लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझिए बेटा जी। अच्छा बेटा रुकिए रुकिए, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आगे वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये टॉपिक अभी 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इसके आप बाद वाला जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हो, उसको समझने में दिक्कत आ रही हो, इतना सा पार्ट रिकॉर्ड डेट देख देना, ये खत्म होने वाला है, आगे वाला समझिएगा। नेगेटिव साइन का मतलब ये है, नेगेटिव साइन का मतलब गुड क्वेश्चन बेटा, गुड क्वेश्चन। नेगेटिव साइन का मतलब समझना, नेगेटिव साइन का मतलब समझना, नेगेटिव साइन क्या है, ऋणात्मक चिन्ह क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर तापमान बढ़ेगा, डेल्टा थीटा पॉजिटिव रहेगा, तापमान बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, घनत्व में परिवर्तन ऋणात्मक आएगा। टी बढ़ाएंगे तो घनत्व घटेगा, क्योंकि टी बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं तो आयतन तो बढ़ता है, वस्तु फैलती है, आयतन बढ़ता है तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, घनत्व घट जाता है, तापमान बढ़ाने पे आयतन तो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन तापमान बढ़ाने पे घनत्व क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए माइनस लगा रहे हैं सब जगह। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस नीट में था, है ना। वैल्यू चेंज हो सकती है, घबराइएगा मत, है ना, वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन सेम टाइप का, केवल गामा दिया हुआ था, डेल्टा थीटा दिया हुआ था। यदि किसी ठोस के लिए आयतन प्रसार गुणांक, डायरेक्ट गामा दे रखा था बेटा, डायरेक्ट गामा, आयतन प्रसार गुणांक 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴ हो, तथा इसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, तो घनत्व में आंशिक परिवर्तन बताइए, सिंपल आयतन की तरह के फॉर्मूले रहेंगे। देखिएगा बेटा जी, देखिएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴ डायरेक्ट लिख दूं क्या, घनत्व में आंशिक परिवर्तन डेल्टा रो अपॉन रो नोट, ये पता करना है क्या बेटा मुझे, घनत्व में आंशिक परिवर्तन का फॉर्मूला यही होगा। और इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा, तुम्हें पता है क्या, माइनस गामा डेल्टा थीटा लिख दूंगा क्या, बोलो, माइनस गामा डेल्टा थीटा लिख दूंगा क्या बेटा जी, इसको माइनस गामा डेल्टा थीटा, प्रतिशत होता तो मल्टीप्लाइड बाई 100 भी कर देता क्या, कितना आ जाएगा बेटा जी, ये -4.8 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा क्या बेटा, -4.8 इंटू 10⁻⁻², यही आएगा क्या। और अगर प्रतिशत पूछा होता तो 100 से और मल्टीप्लाई होता, 100 से और मल्टीप्लाइड होता तो -4.8% आ जाता। प्रतिशत पूछा जाता तो 100 और लगाते बेटा इसमें।
ठीक है भाई साहब, डन है, चलू आगे अब। तो बेटा ये ठोसों का प्रसार कंप्लीट कर चुके हैं अपन, है ना। ठोसों के प्रसार में 3 फॉर्मूले याद रखोगे। 3 कौन से याद रखोगे? डेल्टा एल बराबर एल नोट अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा ए बराबर ए नोट बीटा डेल्टा थीटा, डेल्टा वी बराबर वी नोट गामा डेल्टा थीटा। लेकिन अगर आंशिक आ जाए, आंशिक परिवर्तन पूछ दिया जाए, अगर आंशिक पूछ दिया जाए, आंशिक पूछ दिया जाए तो बेटा एल नोट ए नोट वी नोट हट जाते हैं, केवल अल्फा डेल्टा थीटा, केवल बीटा डेल्टा थीटा, केवल गामा डेल्टा थीटा। और अगर प्रतिशत कर दूं तो अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100, बीटा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100, गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100। याद रहेगी बातें। तो बेटा यहां तक सब सिंपल सी चीजें थी, कोई ज्यादा भारी बात नहीं है ना। मैथमेटिकल फॉर्मूले से काम कंप्लीट था, है ना। आगे भी मैथमेटिकल फॉर्मूले से काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक जो आपके सामने रखने वाला हूं अब मैं, मोस्ट कंफ्यूजिंग, टफ नहीं बोलूंगा, टफ नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं कि टफ है टॉपिक, मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मोस्ट कंफ्यूजिंग, जिसमें कंफ्यूजन होता है। टफ नहीं है टॉपिक, टफ नहीं है, बस कंफ्यूजिंग टॉपिक है। द्रव का प्रसार, क्या बेटा? द्रव का प्रसार, जैसे अपन ने ठोस का प्रसार पढ़ा, वैसे क्या बेटा? द्रव का प्रसार, द्रव का प्रसार। अच्छा बेटा जी, जैसे ठोस के प्रसार की मैं बात करूं तो मुझे पता है ठोस में मेरे पास 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। वायर भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकती है, और बेटा एक 3D ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एक विमीय भी हो सकता है, द्विविमीय भी हो सकता है, और त्रिविमीय भी हो सकता है ठोस में। क्या तुम मुझे बताओ, क्या द्रव में क्या 1D और 2D पॉसिबल है? क्या द्रव का क्या 1D और 2D फॉर्म हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? ऐसा नहीं कि तुम्हें पानी का प्यास लग रही हो, तुम्हें पानी की प्यास लग रही हो, तुमने बोला कि मुझे पानी की प्यास लगेगी, बाहर जा रहा हूं तो पानी का एक तार ले जाता हूं, पानी का एक तार ले जाता हूं, या पानी की एक प्लेट बना के ले जाता हूं। तो बेटा नहीं हो सकता ना। द्रव जो होता है, द्रव या गैस जो भी रहेगी, द्रव या गैस, द्रव या गैस के लिए 1D और 2D ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा बेटा 3D ऑब्जेक्ट में होते हैं। हमेशा किस में होते हैं? 3D फॉर्म में, हमेशा आयतन की फॉर्म में रहेंगे केवल। तो बेटा ठोसों में जैसे अपन बोलते थे रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार, वैसे बेटा यहां पर केवल एक ही प्रकार का प्रसार होता है। वो कौन सा होता है? आयतन प्रसार। केवल कौन सा होता है बेटा? आयतन प्रसार। यहां पर रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार संभव नहीं है। यहां पर रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार संभव नहीं है, क्योंकि द्रव में बेटा रेखीय ऑब्जेक्ट या क्षेत्रीय ऑब्जेक्ट अपन को नहीं मिलेंगे। केवल और केवल हमेशा किसकी फॉर्म में मिलेगा? द्रव, आयतन की फॉर्म में मिलेगा। द्रव या गैस हमेशा किसकी फॉर्म में मिलते हैं? आयतन की फॉर्म में। डन रहेगी बात, है ना। तो बेटा एक ही टाइप के प्रसार की बात करेंगे, आयतन प्रसार, आयतन प्रसार। अब आयतन प्रसार भी बेटा यहां 2 प्रकार के होते हैं। आयतन प्रसार भी यहां पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। केवल आयतन प्रसार, केवल क्या होगा बेटा? आयतन प्रसार। लेकिन बेटा आयतन प्रसार भी 2 प्रकार का। पहला कौन सा? वास्तविक प्रसार। दूसरा कौन सा? आभासी प्रसार। नाम से क्लियर है। तापीय प्रसार से कौन से ग्राफ का क्वेश्चन? तापीय प्रसार से कौन से ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो सब आ जाएगा, अभी परेशान मत होइए, है ना। तो सुनिएगा बेटा जी, सुनिएगा बात को। देखो मैंने तुमसे बोला कि केवल आयतन प्रसार होगा, और वो भी कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। एक तो कौन सा होगा बेटा? वास्तविक प्रसार, और एक कौन सा होगा बेटा? आभासी प्रसार। एक तो वास्तविक प्रसार और एक कौन सा बेटा? आभासी प्रसार। वास्तविक प्रसार की वास्तव में द्रव में कितना प्रसार हुआ है उसको क्या बोला जाएगा? वास्तविक प्रसार। आभासी प्रसार क्या रहेगा? आभासी प्रसार क्या रहेगा? आभासी प्रसार क्या रहेगा? मैं आंखों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं आंखों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, वास्तव में प्रसार कुछ और हुआ था, वास्तव में प्रसार कुछ और हुआ था, लेकिन जितना वास्तव में प्रसार होता है उतना मुझे फील नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम फील होता है।
तो जो प्रसार मुझे फील हो रहा है, जो प्रसार आदमी को फील हो रहा है, जो प्रसार ऑब्जर्वर को फील हो रहा है, जो प्रसार देखने वाले को फील हो रहा है, उस प्रसार को क्या बोला जाएगा? आभासी प्रसार। अपन को कितना फील हो रहा है वो क्या रहेगा? आभासी प्रसार। जितना वास्तव में प्रसार होता है अपन को एग्जैक्ट उतना फील नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम फील होता है। तो जो प्रसार अपन को फील हो रहा है बेटा, उसको क्या बोला जाएगा? आभासी प्रसार। अपन कितना फील कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? आभासी प्रसार। हाँ, वो फील होना अलग होता है, वो अपवर्तन है, वहां पर अपवर्तन है बेटा, है ना, वहां पे अपवर्तन है। उस वाले की बात नहीं कर रहा हूं, उस वाले की बात नहीं कर रहा हूं, वो एग्जाम्पल ही अलग हो गया, है ना। सुनना अब मेरी बात को, है ना, समझा रहा हूं तुम्हें आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार क्या है। एक एग्जाम्पल समझना बेटा मेरी बात। बाल्टी बेटा लबालब भरी हुई है, लबालब, एकदम लबालब भरी हुई है, एकदम लबालब बाल्टी भरी हुई है। और बाल्टी कितने लीटर की है? 10 लीटर की। इसके अंदर पानी भी कितना है? 10 लीटर। लबालब भरी हुई है, कंप्लीटली फिल्ड है, लबालब भरी हुई है। और बेटा ये लबालब भरी हुई है, मैं इसको गर्म कर रहा हूं, इसको गर्म कर रहा हूं बेटा, इसका तापमान मैंने बढ़ा दिया, गर्म कर दिया इसको। अब बेटा अगर इसको मैं गर्म करूं, इसको गर्म करूं, तो बताए, मुझे पता है बेटा कि ठोसों में प्रसार होता है, मुझे पता है ठोसों में प्रसार होता है, मैं अभी भी पढ़ चुका हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि ठोसों में प्रसार होता है। अदरवाइज अपन ने कभी भी ऐसे ऑब्जर्व नहीं किया कि घर पे अपन चाय बना रहे हो, जिस पात्र में चाय बनाई हो, जिस भगोनी में चाय बनाई हो, उसकी साइज कभी बढ़ी हुई फील हुई है क्या तुम्हें? उसकी साइज कभी बढ़ी हुई फील हुई है क्या? नहीं हुई। कभी जिस कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं उस कढ़ाई की साइज बढ़ गई हो, ऐसा फील हुआ है क्या? नहीं हुआ। अपनी आंखें ठोस के परिवर्तन को ऑब्जर्व नहीं कर पाती। सॉलिड में जो परिवर्तन होता है, सॉलिड में जो परिवर्तन होता है, ठोस में जो परिवर्तन होता है, उसको अपनी आंखें ऑब्जर्व नहीं कर पाती। और यही अपनी आंखों के साथ धोखा हो जाता है, यही अपनी आंखों के साथ धोखा होता है। कैसे होता है धोखा? सुनना मेरी बात को। जैसे मान लीजिए मैं तुम्हें बिठा के गया, मैं तुम्हें यहां पे रख गया, मैंने कहा देखना बेटा मैं बाल्टी गर्म कर रहा हूं, ये 10 लीटर की बाल्टी है, इसके अंदर 10 लीटर पानी भरा हुआ है। मैं बोल रहा हूं कि बेटा जैसे मैं इसको गर्म करूंगा द्रव में प्रसार होगा, तुम मुझे बताना द्रव में प्रसार कितना हुआ, द्रव में प्रसार कितना हुआ तुम मुझे बताना। तो बेटा जैसे मैंने इसको गर्म किया, बाल्टी पहले लबालब भरी हुई थी, बाल्टी पहले लबालब भरी हुई थी, बाल्टी अब भी लबालब भरी हुई है, बाल्टी अब भी लबालब भरी हुई है, बाल्टी अब भी लबालब भरी हुई है। लेकिन कुछ पानी गिर के किधर आ गया बेटा? बाहर आ गया। कुछ पानी गिर के किधर आ गया? बाहर आ गया। कुछ पानी गिर के किधर आ गया? बाहर आ गया, यहां फर्श पे फैल गया। कुछ पानी गिर के कहां फैल गया बेटा? फर्श पे फैल गया। अच्छा मान लीजिए मैंने इसको गर्म किया, तो मान लीजिए जो पानी था बेटा, पानी तो कितना बढ़ा? 1 लीटर। कितना बढ़ गया? +1 लीटर। कितना प्रसार हुआ? +1 लीटर। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 11 लीटर। कितना हो गया टोटल? 11 लीटर। और मान लीजिए जो ठोस है, ये ठोस जो है, बाल्टी जो है, बाल्टी में कितना प्रसार हुआ? 0.1 का प्लस 0.1 का। तो ये बाल्टी कितने लीटर की हो गई? 10.1 लीटर की। कितने की हो गई? 10.1 लीटर की। ठोस में प्रसार कम होगा थोड़ा, द्रव में थोड़ा क्या होगा? ज्यादा होगा। ठोस में प्रसार कम होगा, बाल्टी में प्रसार कम होगा, बहुत कम होगा, नगण्य होगा, अपनी आंखें ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएगी। लेकिन द्रव में प्रसार होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, अपनी आंखें ऑब्जर्व कर पाएगी द्रव के प्रसार को। तो ठोस के प्रसार को अपनी आंखें ऑब्जर्व नहीं कर पाती। तुमने बोला पहले भी बाल्टी लबालब, अच्छा देखो ये 10 लीटर की बाल्टी थी, 0.1 इसका बढ़ा, 10.1 लीटर हो गया। पानी कितना बढ़ा? 1 लीटर, 11 लीटर हो गया। 11 लीटर में से बेटा 10.1 लीटर, तो 10.1 लीटर तो कहां भरा ले जाएगा? बाल्टी में। और 0.9 लीटर कहां फैल जाएगा? फर्श पे फैल जाएगा। अब जो बालक नहीं जानता, जो बच्चा नहीं जानता कि ये ठोस में भी प्रसार होता है, तो क्या बोलेगा कि सर आप मुझे यहां रखे गए थे, ये 10 बाल्टी पहले भी लबालब भरी हुई थी, ये बाल्टी बाद में भी लबालब भरी हुई है, बस ये 0.9 लीटर एक्स्ट्रा आ गया। जो बच्चा ठोस के परिवर्तन को नहीं जानता होगा, जो इंसान ठोस के परिवर्तन को नहीं जानता होगा, बेटा मेरी बात सुनो पहले, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले बात को सुनो मेरी को। 10 लीटर की बाल्टी भरी हुई थी, मैंने इसको गर्म किया बेटा, यहां पर द्रव है और बाल्टी क्या है? सॉलिड है। बाल्टी स्टील की है मान लीजिए, मैंने इसको गर्म किया तो बाल्टी का आयतन बेटा 10 लीटर से बढ़कर कितना हो गया? 10.1 हो गया। बाल्टी का आयतन कितना हुआ? 10 से बढ़कर 10.1।
लेकिन द्रव में प्रसार क्या होगा, ज्यादा होगा। द्रव में प्रसार ज्यादा होगा तो मान लीजिए कितना बढ़ा, 1 लीटर, तो द्रव कितना हो गया, 10 लीटर से बढ़कर 11 लीटर हो गया। अब बेटा यहां से, लेकिन बाल्टी भी तो 0.1 बढ़ गई थी, बाल्टी की साइज भी तो 0.1 बढ़ गई, तो बेटा 11 लीटर हो गया। ये द्रव कितना हो गया, 11 लीटर। अब 11 लीटर में से 10.1 लीटर तो किधर रह जाएगा, अंदर। 0.9 लीटर किधर फैलेगा, बाहर। कोई अगर तुम नॉर्मल आदमी को बैठा के गए हो जिसने बेटा ठोसों का परिवर्तन नहीं पढ़ा कि ठोसों की साइज भी बढ़ती है, तो बेटा ठोसों की साइज को आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते अपन को पता नहीं लगता, अपन को फील नहीं होता कि ठोस की साइज बढ़ गई है, इस बाल्टी की साइज बढ़ गई है, ऐसा किसी को भी आंखों से फील नहीं होगा। तो नॉर्मल कोई भी आदमी, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है जो ठोसों के प्रसार को नहीं पढ़ा है, जो ठोसों के प्रसार को नहीं पढ़ा है, तो बेटा वो बोलेगा कि बाल्टी पहले भी भरी हुई थी, इतना पानी तो अभी भी भरा हुआ है, केवल कितना एक्स्ट्रा आ गया, 0.9 लीटर एक्स्ट्रा आ गया, तो प्रसार कितना बताएगा, 0.9 लीटर। कोई भी नॉर्मल आदमी जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, जिसने ठोसों का प्रसार नहीं पढ़ा है, वो प्रसार कितना बताएगा, 0.9 लीटर बताएगा। जबकि वास्तव में द्रव में प्रसार कितना हुआ है, 1 लीटर का हुआ है, 1 लीटर का। द्रव में प्रसार कितने का हुआ, 1 लीटर का। लेकिन दिखने वाले को कितना दिखेगा कि बाल्टी पहले भी भरी हुई थी, अब भी भरी हुई है, 0.9 लीटर एक्स्ट्रा फैल गया। तो बेटा जिसने ठोसों का प्रसार नहीं पढ़ा है वो तो ये बोलेगा कि बाल्टी पहले भी भरी हुई थी, बाल्टी अब भी भरी हुई है, केवल एक्स्ट्रा कितना पानी बढ़ा, 0.9 लीटर। इसका मतलब द्रव में प्रसार कितना हुआ, 0.9 लीटर। लेकिन जो ठोसों का प्रसार पढ़ चुका है वो जानता है कि 0.9 लीटर तो अपन को दिख रहा है, कुछ एक्स्ट्रा प्रसार भी हुआ होगा। समझ रहे हो बेटा बात को। तो जो आंखों से ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो ठोसों के प्रसार को नहीं पढ़ चुका है, जिसने ठोसों का प्रसार नहीं पढ़ा है, वो ये बोलेगा कि यहां पर द्रव में प्रसार कितना हुआ है, 0.9 लीटर हुआ है। कितना प्रसार हुआ है, 0.9 लीटर हुआ है। जबकि मुझे पता है बेटा कि 0.9 लीटर नहीं हुआ, वास्तविक प्रसार कितना हुआ था, 1 लीटर हुआ था। लेकिन अपन को फील कितना हो रहा है, 0.9। वास्तविक प्रसार 1 लीटर, फील होने वाला आभासी प्रसार 0.9 लीटर। दोनों में कितनी गड़बड़ी है, 0.1 लीटर की। कितने की गड़बड़ी है, 0.1 लीटर की। दोनों में कितने की गड़बड़ी है, 0.1 लीटर की। और वो 0.1 लीटर की गड़बड़ी क्यों हो रही है, अपनी आंखों को 0.1 का धोखा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपनी आंखें ठोस के परिवर्तन को ऑब्जर्व नहीं कर पाती, अपनी आंखें ठोस के परिवर्तन को ऑब्जर्व नहीं कर पाती, अपनी आंखें ठोस के प्रसार को ऑब्जर्व नहीं कर पाती, इसलिए अपनी आंखें धोखा खा जाती है। समझे हो क्या बेटा, बात को समझे हो क्या। यहां पर अगर मैं वास्तविक प्रसार लिखूं तो वास्तविक प्रसार कितना है, 1 लीटर। द्रव का वास्तविक प्रसार कितना हुआ है, 1 लीटर। लेकिन मुझे फील कितना हो रहा है, 0.9 लीटर, क्योंकि द्रव जिस ठोस में भरा हुआ था, द्रव जिस बाल्टी में भरा हुआ था, द्रव जिस पात्र में भरा हुआ था, उस पात्र के प्रसार ने मुझे 0.1 लीटर का धोखा दे दिया। हुआ तो कितना प्रसार, 1 लीटर का, लेकिन मुझे फील कितना हुआ, केवल 0.9 लीटर। 0.1 लीटर को कौन खा गया, 0.1 लीटर को ठोस का प्रसार खा गया, 0.1 लीटर को पात्र का प्रसार खा गया। तो बेटा जो वास्तविक प्रसार होता है मुझे उससे थोड़ा सा कम फील होता है, और कितना कम फील होता है, जितना ठोस का प्रसार हुआ हो। वास्तविक प्रसार कितना, 1 लीटर। वास्तविक प्रसार में से ठोस का जो प्रसार हुआ है 0.1 लीटर, वो माइनस कर दीजिए, अपन को फील होने वाला प्रसार आ जाएगा। और देखो बेटा सबसे बड़े शानदार बात क्या है कि इस क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न सेम है, इस क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न सेम है। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा, इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा। समझना क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तुमसे। क्वेश्चन तुमसे बोला जाएगा कि अगर एक पात्र है वो लबालब भरा हुआ है, एक पात्र लबालब भरा हुआ है, इसको गर्म करूं तो कितना द्रव बाहर आ जाएगा, कितना लिक्विड ओवरफ्लो करेगा। तो बेटा जो वास्तव में प्रसार हुआ है वो पूरा का पूरा बाहर नहीं आता, जो वास्तव में प्रसार हुआ है पूरा का पूरा बाहर नहीं आ जाता। कुछ पार्ट को कौन ओवरकम कर लेता है, ठोस ओवरकम कर लेता है। तो अगर बाहर आने वाला द्रव पूछ रहा है, कंप्लीटली फील्ड है, वो बाहर आने वाला द्रव पूछे मतलब वो आभासी प्रसार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वो आभासी प्रसार पूछ रहा है।
आभासी प्रसार को पूछने का तरीका यही है बेटा। आभासी प्रसार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको पूछने का तरीका यही है। तुमसे यह बोला जाएगा एक बाल्टी लबालब भरी हुई है तो कितना लिक्विड बाहर आ जाएगा। जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो वास्तविक प्रसार नहीं है। जितना प्रसार होगा पूरा का पूरा बाहर नहीं आ पाएगा, उससे कुछ कम अमाउंट बाहर आएगा। द्रव का वास्तविक प्रसार, द्रव का वास्तविक प्रसार 1 लीटर। ठोस का प्रसार, ठोस का मतलब बेटा पात्र की बात कर रहा हूं, पात्र का प्रसार 0.1 लीटर। द्रव का आभासी प्रसार 0.9 लीटर। द्रव का आभासी प्रसार, आभासी प्रसार बेटा लगभग बराबर वास्तविक प्रसार ही होता है। आभासी प्रसार लगभग बराबर क्या होता है, वास्तविक प्रसार ही होता है। बस वास्तविक प्रसार से थोड़ा सा कम, वास्तविक प्रसार से थोड़ा सा कम। कितना कम, कितना माइनस कर दूं, ठोस का प्रसार माइनस कर दीजिए, ठोस का प्रसार माइनस कर दीजिए। तो ये डेल्टा वी अपेरेंट, आभासी मतलब अपेरेंट, आभासी मतलब अपेरेंट इज इक्वल टू द्रव का वास्तविक प्रसार डेल्टा वी द्रव या फिर लिक्विड माइनस डेल्टा वी ठोस। डेल्टा वी लिक्विड क्या, वी नॉट गामा लिक्विड गामा द्रव डेल्टा थीटा माइनस वी नॉट गामा ठोस या पात्र मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। वी नॉट कॉमन, क्या बचेगा, गामा द्रव माइनस गामा ठोस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। डेल्टा वी अपेरेंट, डेल्टा वी अपेरेंट बेटा इसी वाली टर्म को, इसी वाली टर्म को, इसी वाली टर्म को, ये वाली टर्म किसका काम कर रही है, गामा अपेरेंट का। किसका काम कर रही है बेटा, गामा अपेरेंट का। किसका काम कर रही है बेटा, गामा अपेरेंट का। और बेटा ये जो सॉलिड, ये ठोस का गामा दिया हुआ है, ठोस का गामा दिया हुआ है, तो ठोस के गामा को जरूरत पड़ने पर तुम्हें पता है क्या लिख सकते हैं अपन, 3 अल्फा भी लिख सकते हैं। बोलेगा बेटा जी डायरेक्ट फॉर्मूला डेल्टा वी अपेरेंट। डेल्टा वी अपेरेंट का फॉर्मूला कब लगाना है, याद रहेगा, केस केस याद रहेगा कब लगाना होता है डेल्टा वी अपेरेंट का फॉर्मूला। जब क्या पूछा जाए, पात्र लबालब भरा हुआ है तो कितना लिक्विड बाहर आ जाएगा, कितना लिक्विड पात्र से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब बेटा वो तुमसे आभासी प्रसार पूछ रहा है, इसका मतलब वो तुमसे आभासी प्रसार पूछ रहा है। तो क्या करोगे, द्रव का प्रसार माइनस क्या करोगे, ठोस का प्रसार करोगे। कोई इसका एक आध क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, है ना, तुम्हारी सीट वगैरह होगी उसमें एक आध क्वेश्चन होगा इसका, है ना, एक आध क्वेश्चन मिलेगा गलती से कहीं, तो एक आध क्वेश्चन तुम छांट के कर दीजिएगा, है ना। एक आधी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, एक आधी क्वेश्चन मिलता है इसका, एक आधी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक नीट में कभी पूछा नहीं गया है यहां से कोई क्वेश्चन, है ना, इसलिए इसके क्वेश्चन होते भी कम है सीट वगैरह में। नीट में कोई क्वेश्चन अभी तक यहां से नहीं पूछा गया है। जल का विचित्र व्यवहार, जल का विचित्र व्यवहार। जल का विचित्र व्यवहार क्या है बेटा जी, जल का विचित्र व्यवहार क्या है,
जल का विचित्र व्यवहार क्या होता है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं इसको कहां तक गर्म करता हूं बेटा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करता हूं, तो इसका आयतन बढ़ना चाहिए था। किसी ऑब्जेक्ट को मैंने गर्म किया, तो उसका आयतन, लंबाई, क्षेत्रफल सब क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। द्रव है तो केवल आयतन की बात करूंगा, आयतन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हाँ बेटा चल जाएगी कल की क्लास, अभी 12 बजे बाद चलवा देंगे कल की क्लास, परेशान मत होइए, है ना। जल का विचित्र व्यवहार क्या है बेटा कि जैसे मैं किसी का भी तापमान बढ़ाऊं, तो बेटा अगर मैं किसी का भी तापमान बढ़ाता हूं तो उसका लंबाई बढ़ती है, क्षेत्रफल बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, घनत्व क्या होता है, घटता है। आयतन तो बढ़ता है और घनत्व क्या होता है, घटता है। लेकिन बेटा जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म किया गया, 0 से बिल्कुल ठंडा ठंडा चिल्ड पानी था 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसको ज्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा गर्म किया, थोड़ा सा कम चिल्ड किया, 4 तक लेके आए। बेटा 12 बजे बाद डलवाऊंगा क्लास को, 12 बजे बाद, अभी क्लास छोड़ के नहीं जा सकता हूं, समझिए बात को। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया तो बेटा अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली। जो आयतन बढ़ना चाहिए था वो आयतन बढ़ने की जगह क्या हो रहा था बेटा, घट रहा था। वो आयतन बढ़ने की जगह क्या हो रहा था, घट रहा था। और घनत्व जो है वो घटना चाहिए, वो घनत्व घटने की जगह क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ये अजीबोगरीब व्यवहार देखने को मिला, अजीबोगरीब व्यवहार 0 से 4 तक, अजीबोगरीब व्यवहार देखने को मिला। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 0 से 4 तक किया तो आयतन बढ़ने की जगह क्या हुआ, घटा, और घनत्व घटने की जगह क्या हुआ, बढ़ा। ये बेटा अजीबोगरीब व्यवहार, इसी व्यवहार को क्या बोला जाता है, जल का विचित्र व्यवहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जल का विचित्र व्यवहार। लेकिन बेटा जब 4 से मैं कहां की बात करता हूं, 100 की, अब 4 के आगे की बात कर रहा हूं, 4 से कहां जा रहा हूं बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो पानी का व्यवहार, पानी फिर से अपने व्यवहार को ठीक कर लेता है। अब 4 के बाद में क्या होगा, 4 के बाद में तापमान बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा और घनत्व क्या होगा, घटेगा। इधर इस वाली रेंज में 4 से 100 तक, तो बेटा 4 से 100 तक, तो इस वाली रेंज में 4 से 100 तक तो सामान्य व्यवहार है। यहां तक तो जल का व्यवहार क्या है, सामान्य व्यवहार है। लेकिन इस वाली रेंज में 0 से 4 में कौन सा है बेटा, विचित्र व्यवहार है। क्या है बेटा, विचित्र व्यवहार। तो जल का विचित्र व्यवहार, जल का विचित्र व्यवहार, जल का विचित्र व्यवहार कहां से कहां तक होता है, केवल 0 से 4 तक। जल का व्यवहार हमेशा विचित्र नहीं है, केवल 0 से 4 तक विचित्र है। 0 से 4, 4 के बाद में व्यवहार फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके ग्राफ बना रहा हूं बेटा, है ना, ग्राफ बना रहा हूं। आयतन, आयतन 0 से 4 तक तो क्या होगा बेटा, घटेगा। आयतन 0 से 4 तक तो क्या होगा, घटेगा। और 4 के बाद क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। चार डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयतन है बेटा, वो आयतन क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इससे बेटा अगर मैं घनत्व की बात करूं तो घनत्व इसका उल्टा चलेगा, घनत्व इसका उल्टा चलेगा। 0 से 4 तक घनत्व बढ़ेगा और 4 के बाद में घनत्व क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। रो मैक्सिमम, और ये रो मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड का घनत्व होता है, जो तुम पानी का घनत्व बोलते हो ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोलते हो पानी का घनत्व, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्या बोलते हो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो बेटा यही तो होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करेंगे। यूनिट कन्वर्जन में बताया था केटीजी में। तो बेटा जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मुझे पानी का घनत्व याद है, वो कौन सा वाला घनत्व है, अधिकतम घनत्व है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का घनत्व है। सापेक्षिक घनत्व में भी तुमने पढ़ा होगा, आपेक्षिक घनत्व में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आपेक्षिक घनत्व में, रिलेटिव डेंसिटी में पढ़ा होगा तुमने केमिस्ट्री में। जब भी किसी की आपेक्षिक घनत्व पता करना हो तो पदार्थ का घनत्व और नीचे क्लियर लिखते हैं जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व, जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे घनत्व। क्योंकि जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू वो केवल कहां पर होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वो मैक्सिमम घनत्व है, अधिकतम घनत्व है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। बाकी सब जगह घनत्व 4, 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा और किसी भी तापमान पर पानी का घनत्व 1 नहीं होता, बल्कि 1 से थोड़ा क्या होता है, कम होता है।
समझियो क्या भाई बात को, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम व आयतन न्यूनतम होगा। बेटा द्रव का प्रसार वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। द्रव का प्रसार का टॉपिक वही था केवल। अब इसके बाद में बेटा अपन स्पेशली किसको पढ़ रहे हैं, वाटर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वाटर बेटा बाकी सभी द्रवों से अलग व्यवहार दिखाता है, बाकी सभी द्रवों से अलग व्यवहार दिखाता है। अच्छा बेटा जी बताइए, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? ये यहां तक क्लियर है क्या? वाटर डेंसिटी एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व क्या है, अधिकतम है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की साइज कम हो जाती है, मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम साइज रहेगी, आयतन कम रहेगा, पानी का न्यूनतम आयतन रहेगा। ये लीजिए बेटा जी, बैक स्लाइड भी ये लीजिए। अभी इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, अभी पूछूंगा मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अच्छे से देख लो इसको, अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछूंगा बातों बातों में, मतलब क्वेश्चन लिख भी दूंगा बोर्ड पे। पानी किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है पानी, H2O। हाँ सही बात है तुम्हारी, सही बात है लखन तुम्हारी। जब अपन बर्फ बनाते हैं तब भी घनत्व घट जाता है। अच्छा इसका कारण पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो इसका कारण पूछा जाता है। ये लीजिए बेटा जी, ये लीजिए, सबसे पहले तो इसका कारण पूछा जाता है, तुमसे कारण पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है। सबसे पहले इसका कारण देख रहा हूं बेटा, है ना, कारण, इसका कारण देख रहा हूं बेटा, सुनना बात को, है ना, इसका कारण देख रहा हूं, इसका कारण पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखना बेटा, मैं ऐसे लिख दूं क्या, डेल्टा V इज इक्वल टू V0 गामा डेल्टा थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है आयतन में परिवर्तन। दो मिनट रुकिए बेटा, अभी कर दूंगा बैक स्लाइड, जो तुम बोलोगे वो कर दूंगा, है ना। डेल्टा V इज इक्वल टू V0 गामा डेल्टा थीटा। अच्छा बेटा ये बताओ कि अगर आयतन घट रहा है, कोई भी चीज घट रही है, कोई भी चीज घट रही हो, तो उसका परिवर्तन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उसका परिवर्तन क्या रहेगा, ऋणात्मक। घट रही है मतलब फाइनल वैल्यू क्या आएगी, कम। इसको क्या लिखा जाएगा, ये डेल्टा V का साइन जो रहेगा ये क्या रहेगा, ऋणात्मक। प्रारंभिक आयतन जो भी हो वो हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक। प्रारंभिक आयतन 2 लीटर 5 लीटर 4 लीटर, धनात्मक। गामा मुझे पता करना है, और डेल्टा थीटा, तापमान बढ़ रहा है बेटा, तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो इसको डेल्टा थीटा को क्या लिखा, पॉजिटिव। जो जो चीजें मुझे पता थी बेटा, जो जो चीजें मुझे पता थी उनके साइन मैंने लिख दिए। जो बढ़ रहा है उसका साइन क्या लिखा, उसका चेंज क्या लिखा, धनात्मक। जो घट रहा है उसका चेंज क्या लिखा, ऋणात्मक। दो जगह चेंज आ रहा था, डेल्टा V डेल्टा थीटा। तो आयतन तो घट रहा था तो डेल्टा V तो क्या, ऋणात्मक। तापमान बढ़ाया था तो डेल्टा थीटा क्या, धनात्मक। प्रारंभिक वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, आयतन की धनात्मक रहेगी। यहां से बेटा गामा का चिन्ह बताइए, गामा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा क्या, गामा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा क्या बेटा, गामा क्या आएगा, ऋणात्मक।
तो बेटा मैथमेटिकली या फिजिक्स के हिसाब से वो तुमसे कारण पूछता है, तो बेटा वो तुमसे बोलेगा कि इसका कारण क्या है, कि 0 से 4 तक मैंने तापमान बढ़ाया लेकिन आयतन क्या हो गया, घट गया। आयतन क्या हो गया, घट गया। आयतन क्या हो गया, घट गया। अच्छा गामा क्या है, कारण क्या बताया जाएगा, क्योंकि 0 से 4 तक जो आयतन प्रसार गुणांक होता है, जो गामा होता है, वो क्या रहा होगा, ऋणात्मक रहा होगा। तो सुनना बेटा मेरी बात को, इसका मतलब सारे ऑब्जेक्ट कि मैं तापमान बढ़ाते वो फैले तो नहीं, लेकिन क्या हो जाए, सिकुड़ जाए। मैंने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाते ऑब्जेक्ट फैलना चाहिए, लेकिन फैलने की जगह क्या होने लग जाए, सिकुड़ने लग जाए। इसका मतलब उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, ऋणात्मक है। इसका मतलब उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, ऋणात्मक है। मैंने किसी रबड़ को लीनियर रबड़ को गर्म किया, वो फैलने की बजाय सिकुड़ गया, मतलब उसका अल्फा क्या है, ऋणात्मक है। तुम किसी चीज को गर्म कर रहे हो, गर्म करने पर उसका आकार बढ़ना चाहिए, उसकी साइज फैलनी चाहिए, लेकिन फैलने की जगह सिकुड़ने लग जाए, मतलब उसका रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक या आयतन प्रसार गुणांक क्या है, नेगेटिव है। अब दूसरा कारण सुनिएगा, जो एक्चुअल कारण है, ये तो मैथमेटिकल रीजन हो गया, फिजिक्स के हिसाब से जवाब हो गया। अब एक्चुअल कारण सुनिए, एक्चुअल कारण क्या होता है। तो बेटा अपन बोलते हैं कि जो बर्फ है, बर्फ का आयतन क्या होता है, ज्यादा होता है, घनत्व तो कम होता है, बर्फ का आयतन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, खाली जगह रहती है। जो बर्फ का स्ट्रक्चर देखोगे तो बर्फ के स्ट्रक्चर में खाली जगह मिलेगी, खाली जगह, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो बेटा अणु दूर दूर होते हैं बर्फ में, घनत्व तो कम होता है, आयतन क्या होता है, ज्यादा, साइज क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो पानी बनता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है, आयतन क्या होता है, कम होता है, मॉलिक्यूल पास पास आते हैं बर्फ के। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी, वो बीच वाली स्पेस भरने लगेंगे, तो बेटा आयतन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म नहीं हो जाते। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ में जो बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए थे, जिन्होंने स्पेस घेर रखा था, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में भी बचे हुए रहते हैं। तो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड कब जाके ब्रेक होते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ब्रेक होते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करूंगा, तब तक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते रहेंगे, स्पेस खाली होता रहेगा। तो बेटा वो सारी बॉन्डिंग जो होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो सारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्रेक नहीं हो जाती। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम ब्रेक हो जाती है। बर्फ का आयतन घट के पानी जब बनता है, बर्फ से जब पानी बनता है, तो आयतन क्या रह जाता है, कम रह जाता है। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनिमम नहीं है, अभी और ब्रेक होंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ब्रेक होते रहेंगे, साइज कम होती रहेगी पानी की। समझे वो बात को। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके कंप्लीट ब्रेक होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती रहेगी, वो क्लस्टर टूटते रहेंगे और आयतन कम होता रहेगा, उस खाली जगह पे पानी आता रहेगा। समझे हो क्या बेटा मेरी बात को, समझे हो क्या। आगे चालू छो। यदि एक पात्र पूर्णतया 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल से भरा हुआ है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल से भरा हुआ है, तो पानी या जल पात्र से बाहर कब आएगा, पात्र से बाहर कब आएगा, पात्र से बाहर कब आएगा, पात्र से बाहर कब आएगा। फर्स्ट, गर्म करने पर। सेकंड, ठंडा करने पर। नंबर थर्ड, दोनों स्थिति में।
नंबर 4 दोनों में नहीं। बेटा आइस का स्ट्रक्चर ही अलग है, आइस के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेस घेरती है, इस वजह से होता है वैसा। तापमान का कंपैरिजन केवल सेम ऑब्जेक्ट में किया जाता है। तो बेटा इसका ठीक आंसर है, इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है थर्ड, दोनों स्थिति में। कब बेटा? दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति में। अब बताता हूं रीजन। देखो पानी कहां पे था? 4 डिग्री सेंटीग्रेड का था क्या जल? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बेटा आयतन न्यूनतम है। देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आयतन क्या है? न्यूनतम है, न्यूनतम है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आयतन क्या है? न्यूनतम है। 4 से कम करूंगा तापमान को तब भी आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। 4 से ज्यादा करूंगा तब भी क्या होगा? बढ़ेगा। 4 से कम करूंगा तब भी क्या होगा? बढ़ेगा। 4 से ज्यादा करूंगा तब भी आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोनों स्थिति में आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। 4 पे तो आयतन न्यूनतम है ना भाई, 4 पे तो आयतन न्यूनतम है, 4 पे भरा हुआ है। 4 से कम करोगे तब भी आयतन बढ़ेगा, 4 से ज्यादा करोगे तब भी आयतन बढ़ेगा। 4 पे तो आयतन क्या है? न्यूनतम है भाई, समझो मेरी बात को। ठंडा करने पे वही बता रहा हूं बेटा। देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे था जल, कहां पे था? 4 पे। जल कहां पे था? ये देखो पहले जल कहां पे था, क्वेश्चन में देखो जल कहां पे था? 4 पे था क्या? अच्छा 4 पे था, तो 4 पे तो आयतन क्या है बेटा? न्यूनतम है। देखो 4 पे तो आयतन क्या है? न्यूनतम। क्या तुम 4 से 3 करोगे तब भी आयतन बढ़ेगा? 4 से 3 पे जाओगे तब भी तो आयतन बढ़ेगा ना भाई। अगर 0 से 4 जाने पर आयतन घटता है तो 4 से 0 जाऊंगा तब भी तो आयतन बढ़ेगा। बोलो भाई, समझो क्या मेरी बात को? समझो क्या? ठीक है, डन है। फिर आगे चलता हूं मैं। चलो एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, है ना। यदि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो इसका आयतन लगातार बढ़ेगा, लगातार घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। नंबर 4, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। हाँ, वॉल्यूम की जगह डेंसिटी हुआ तो रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ओ हो, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करता हूं, ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर तो। नहीं, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड करो इसको, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया बेटा। 4 नहीं, 10, 0 से 10 की बात कर रहा हूं और आयतन की बात कर रहा हूं, घनत्व की नहीं। आयतन के हिसाब से जवाब देना है।
लिख दूं, ये लीजिए भाई साहब, सही जवाब है बिल्कुल। 0 से 4 तक तो क्या होगा, घटेगा, फिर 4 के बाद में क्या होगा, बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। हाँ तो बेटा जी ठीक है, ये वाला अब इस ताप प्रसार वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ताप प्रसार वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा कैलोरीमिति की, कैलोरीमिति की बात कर रहे हैं। ताप प्रसार वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब बात कर रहे हैं बेटा कैलोरीमिति की। किसकी बात करेंगे, कैलोरीमिति की। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जिनकी आज की क्लास जिनको कम समझ में आई हो, बहुत से बच्चे बोल रहे थे, कुछ एक दो बच्चे बोल रहे थे कि आज की क्लास कम समझ में आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसके लिए परेशान मत होना। जब तुम्हारे पास टाइम हो तब तुम देख लेना इस रिकॉर्डेड लेक्चर को, है ना, और रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लेना। और जरूरी नहीं तुम आज ही देखो, है ना, मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं तुम आज ही देखो, हाँ, जब तुम्हारा मन हो तब देख लेना। आज से तो अभी दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है इसका, कैलोरीमिति, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब कैलोरीमिति स्टार्ट करूंगा जिसका इस तापीय प्रसार से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होगा, बिल्कुल भी लेना देना नहीं होगा, ये बोल सकते हो, है ना। कैलोरीमिति वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। इस चैप्टर में 2 पार्ट बोले थे अपन ने, तापीय प्रसार और कैलोरीमिति, तापीय प्रसार और कैलोरीमिति। दोनों में 4 सही होगा बेटा, दोनों में 4 कैसे सही होगा, कौन सा, इसमें तो बेटा, इसमें तो थर्ड सही है। हाँ तो बेटा मैं बात कर रहा हूं कैलोरीमिति की, कैलोरीमिति वाले कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, कैलोरीमिति। तापीय प्रसार वाला पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, अब बेटा अपन पढ़ रहे हैं कैलोरीमिति। कैलोरीमिति की बात करें, कैलोरीमिति की बात कर रहा हूं बेटा जी, है ना, कैलोरीमिति की। तो बेटा कैलोरीमिति में सबसे पहले देखो, अपन ने बोल रहे हैं, इतनी देर से बोल रहे हैं कि इसका तापमान इतना बढ़ा दिया, इसका तापमान इतना बढ़ा दिया। अपन को भी पता है तापमान बढ़ाना है तो बेटा गैस पे रखना पड़ता है, किसी चीज को उष्मा देनी पड़ती है उसको, है ना। तो अगर मुझे किसी का डेल्टा टी तापमान बढ़ाना है तो उसको कितनी उष्मा देनी पड़ेगी बेटा, ये मैंने तुम्हें 2 डेफिनेशन समझाई थी। एक तो डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा थीटा और डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा थीटा। 2 प्रकार की विशिष्ट उष्माएं मैंने तुम्हें बताई थी, 2 प्रकार की विशिष्ट उष्मा बताई थी बेटा, तुम्हें 2 प्रकार की विशिष्ट उष्मा बताई थी। और वो 2 प्रकार की विशिष्ट उष्मा फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं 2 प्रकार की विशिष्ट उष्मा, देखना बेटा जी बात को। ये वाली कौन सी बेटा, ग्राम विशिष्ट उष्मा। क्या होती है बेटा, ग्राम विशिष्ट उष्मा। दूसरी वाली क्या है बेटा, मोलर विशिष्ट उष्मा। क्या है दूसरी वाली, मोलर विशिष्ट उष्मा। बेटा ग्राम विशिष्ट उष्मा की टर्म में तुम्हें पता है ग्राम विशिष्ट उष्मा को क्या लिखा जाता है, स्मॉल एस। मोलर विशिष्ट उष्मा को, मोलर विशिष्ट उष्मा को, मोलर विशिष्ट उष्मा को क्या लिखा जाएगा, एस म्यू, या फिर क्या लिखा जाता है, कैपिटल सी। इसको क्या लिखा जाता है, एस, या फिर क्या लिखा जाता है, स्मॉल सी। बेटा ये ग्राम विशिष्ट उष्मा है, ये वाली क्या है, मोलर विशिष्ट उष्मा है। जब पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान दे रखा हो, पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान की फॉर्म में दी जाए,
तो बेटा ग्राम विशिष्ट उष्मा काम में लेते हैं, क्यों पता करने के लिए। दोनों को क्यों परिभाषित किया, ग्राम विशिष्ट उष्मा को क्यों परिभाषित किया, मोलर विशिष्ट उष्मा को क्यों परिभाषित किया, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इस वस्तु का तापमान इतना बढ़ाना है तो इसको कितनी उष्मा देनी पड़ेगी। उष्मा की मात्रा कैलकुलेट करने में काम आती है। दोनों टर्म किसमें काम में आती है, उष्मा की मात्रा कैलकुलेट करने में। और बेटा उष्मा की मात्रा कैसे कैलकुलेट की जाती है इनकी सहायता से, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। इसकी टर्म में बेटा, इसकी टर्म में क्या लिखा जाता है, Q इज इक्वल टू म्यू एस म्यू, या कैपिटल सी भी लिख सकते हो, म्यू एस म्यू कैपिटल म्यू एस म्यू डेल्टा टी। यहां से बेटा अगर मैं एस म्यू की बात करूं, एस म्यू की, तो एस म्यू क्या होता है, एस म्यू क्या है, Q अपॉन म्यू डेल्टा टी। अगर म्यू इज इक्वल टू 1 हो जाए तथा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 हो जाए तो एस म्यू बराबर क्या रहेगा, Q रहेगा। एस म्यू बराबर क्या रहेगा, Q रहेगा। ये इसकी परिभाषा है, ये इसकी परिभाषा है। अगर तुम्हें बोर्ड दिखाई दे रहा हो, लास्ट तक दिखाई दे रहा है, जो मैंने लिखा है वो दिखाई दे रहा है तुम्हें इधर लास्ट में। ऐसे बेटा इसकी बात करूं तो यहां से S इज इक्वल टू क्या, S इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन एम डेल्टा टी, Q अपॉन एम डेल्टा टी। अगर m बराबर 1 हो जाए तथा डेल्टा t बराबर 1 हो जाए तो S बराबर कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो S बराबर कितना आ जाएगा, Q। और ये इसकी परिभाषा है। देखना बेटा दोनों की परिभाषा पढ़ रहा हूं, दोनों की परिभाषा पढ़ रहा हूं। वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप एकांक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा विशिष्ट उष्मा कहलाती है। 1 ग्राम का तापमान, मैंने बोला पानी, पानी के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। 1 ग्राम पानी लिया, उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने तक उष्मा सप्लाई करता रहा। जो उष्मा आएगी उसको क्या बोला जाएगा, पानी की विशिष्ट उष्मा। मैंने बोला बर्फ का 1 ग्राम लिया, बर्फ का 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए बर्फ को कितनी उष्मा देनी पड़ी, बर्फ के 1 ग्राम का तापमान कितना बढ़ाना है, केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जो उष्मा उसके लिए जरूरी होगी उसको क्या बोला जाएगा, बर्फ की विशिष्ट उष्मा बोला जाएगा, ग्राम विशिष्ट उष्मा। मैंने बोला कि अगर वाष्प है, वाष्प का 1 ग्राम लिया, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो उष्मा देनी पड़ेगी वाष्प को, उसको क्या बोला जाएगा, वाष्प की ग्राम विशिष्ट उष्मा बोला जाएगा। और बेटा ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट की जा सकती है, सबके लिए प्रैक्टिकली कैलकुलेट की जा सकती है। मान लीजिए मुझे पानी की, मान लीजिए मुझे किसी ने दूध दे दिया कि ये दूध है या चाय है, इस चाय की विशिष्ट उष्मा पता करके लाओ, तो मैं कितनी चाय लूंगा, 1 ग्राम। 1 ग्राम चाय को लैब में ले जाके उसका तापमान कितना बढ़ाऊंगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लीजिए उसके लिए मुझे 2 कैलोरी उष्मा खर्च करनी पड़ी, तो मैं बोल दूंगा चाय की विशिष्ट उष्मा कितनी है, 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी भी के लिए भी विशिष्ट उष्मा कैलकुलेट की जा सकती है, किसी के लिए भी विशिष्ट उष्मा कैलकुलेट की जा सकती है। और एक बार कैलकुलेट कर ली फिर वो वैल्यू अपन याद रख लेते हैं। ऐसे मोलर विशिष्ट उष्मा बताइए, मोलर किसको बोला जाएगा, 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। अब 1 ग्राम का नहीं, किसका, पदार्थ की मात्रा कितनी, 1 मोल होनी चाहिए, 1 मोल। जैसे पानी की मोलर विशिष्ट उष्मा पता करनी है, पानी की मोलर विशिष्ट उष्मा, तो पानी का 1 मोल लूंगा, 1 मोल मतलब 18 ग्राम। 1 मोल का तापमान कितना बढ़ा के देखूंगा, 18 ग्राम। 1 मोल पानी मतलब 18 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। उसके लिए जो आवश्यक उष्मा होगी उसको क्या बोला जाएगा, मोलर विशिष्ट उष्मा। है भाई, समझे हो क्या बात को। लेकिन बेटा मुझे पता है कि इस चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला ज्यादा काम में नहीं आएगा, इस वाले चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला ज्यादा काम में नहीं आएगा। ये वाला फॉर्मूला तब काम में आता है जब गैस वाला चैप्टर हो, गैस वाला चैप्टर हो, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में काम आता है, क्योंकि गैस की मात्रा किसमें दी जाती है, मोल में। अभी बेटा अपने पास क्या चलेंगे, जल बर्फ वाष्प। अभी अपने पास क्या चलेंगे, जल बर्फ वाष्प। और जल बर्फ वाष्प की मात्रा किसमें दी जाती है, ग्राम में। किसमें दी जाती है, ग्राम में। तो इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, 99% टाइम कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, 99% टाइम कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। इनिशियल टेम्परेचर कुछ नहीं मानना, क्वेश्चन में बोलेगा, वो बोलेगा पानी का टेम्परेचर पहले 10 है, 10 से 30 तक बढ़ाना है। अपन को कुछ नहीं मानना अपने हिसाब से।
अपन को कुछ नहीं मानना, वो डायरेक्ट बोलेगा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने का मतलब वो बोल रहा है कि पहले 10 था तो कितना कर दिया 30, 20 था तो कितना कर दिया 40, 50 था तो कितना कर दिया 70, 60 था तो कितना कर दिया 80। अगर वो बोल रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब वो डायरेक्ट डेल्टा थीटा की वैल्यू दे रहा है तुम्हें। क्यू बेटा उष्मा की मात्रा, क्यू बेटा क्या है? उष्मा की मात्रा। उष्मा अपन हीट सप्लाई करेंगे, मुझे पानी को गर्म करना है, गैस पे रखते हैं, गैस से उष्मा सप्लाई करते हैं उसको, तो कितनी उष्मा अपन ने प्रदान करी, कितनी ऊर्जा अपन ने प्रदान करी, वो क्यू है। और एम का मतलब वस्तु का द्रव्यमान है बेटा, वस्तु का द्रव्यमान। हर टेम्परेचर के लिए किसका एस का मान अलग अलग नहीं होगा, हर टेम्परेचर के लिए एस का मान अलग अलग नहीं होगा, एस का मान अलग अलग नहीं होगा, क्यू का मान अलग अलग आएगा। क्यू का मान क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। इनिशियल बेटा मैं एस की वैल्यू कैलकुलेट, लखन तुम एस की वैल्यू कैलकुलेट करने के उसकी बात तो नहीं कर रहे हो कि एस की वैल्यू कैलकुलेट करने का प्रोसेस बताया था मैंने, 1 ग्राम पानी लेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएंगे, उसी की बात कर रहे हो क्या तुम? तो बेटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं से भी बढ़ाया जा सकता है। जब मैं एस की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो 1 ग्राम पानी लूंगा, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाऊंगा, 4 था तो 5 कर दूंगा, 5 था तो 6 कर दूंगा, और बिल्कुल सटीक बात की जाए तो 14.5 से 15.5 करना होता है ना। लेकिन तुम कहीं भी करके देख लीजिए उसको, लगभग सेम वैल्यू आती है। लेकिन वो ज्यादा चेंज नहीं रहेगा, पानी के लिए वो ज्यादा चेंज नहीं होता है, पानी के लिए ज्यादा चेंज नहीं होता है। मान लीजिए तुमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी लिया, तुमने उसको 11 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो 0 पॉइंट मान लीजिए कितनी आ गई 0.99। तुम 14.5 से 15.5 करोगे तो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो 0.1 0.01 0.02 का डिफरेंस चलता है। जिस भी टेम्परेचर पे हो केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा के चेक करना होता है। 9 था तो 10 तक चेक करेंगे। अगर पहले टेम्परेचर 15 है तो 15 से कहां तक चेक करेंगे, 16 तक होने तक। और अगर 20 था तो 20 से 21 होने तक चेक करेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा के चेक करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में फॉर्मूला कौन सा रहेगा, एम एस डेल्टा टी। क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। क्या रहेगा बेटा, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। इस चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला कम से कम काम में आएगा। किस पे डील करूंगा, मैक्सिमम टाइम, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अच्छा बेटा एक टर्म और होती है, 2 टर्म के अलावा एक टर्म और होती है जिसको क्या बोला जाता है, उष्माधारिता। क्या बोला जाता है इसको, उष्माधारिता। इसकी टर्म में क्या लिखा जाता है, Q इज इक्वल टू एच सी डेल्टा टी। यहां से एच सी इज इक्वल टू कितना आएगा, Q अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 कर दूं तो एच सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। ये इसकी परिभाषा हो गई। संपूर्ण वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी, उष्माधारिता। बेटा क्वेश्चन में अगर तुम्हें मोलर विशिष्ट उष्मा पता हो, क्वेश्चन में अगर तुम्हें द्रव्यमान दिया जाए तो एम एस डेल्टा टी से कीजिए, क्वेश्चन में तुम्हें मोल दिए जाए तो म्यू सी डेल्टा टी से कीजिए, और क्वेश्चन में तुमसे बोल दिया जाए कि पूरे पदार्थ की उष्माधारिता इतनी है तो डायरेक्ट एच सी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी कर दीजिए। क्यों के 3 फॉर्मूले, एक एस की टर्म में, एक एस म्यू की टर्म में, और बेटा एक एच सी की टर्म में, तीनों टर्म से कैलकुलेट किया जाता है। जब द्रव्यमान दिया जाए तो एम एस डेल्टा टी से, जब मोलों की संख्या दी जाए तो म्यू एस म्यू डेल्टा टी से, और बेटा जब ना तो द्रव्यमान दिया जाए ना मोलों की संख्या दी जाए बल्कि संपूर्ण पदार्थ की उष्माधारिता दे दी जाए, किस पूरे बोतल की उष्माधारिता इतनी है, तो बेटा किससे, एच सी डेल्टा टी से।
यहां से इसकी यूनिट बताइए, एस की यूनिट बताइए, एस की यूनिट क्या रहेगी? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर बताइए एस म्यू की वैल्यू, एस म्यू की यूनिट, इसकी यूनिट क्या रहेगी? कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या फिर क्या रहेगी? जूल पर मोल पर केल्विन। नहीं, 5 मिनट थ्योरी और पढ़ाऊंगा आज। यूट्यूब पे क्लास है क्या? यूट्यूब पे क्लास है क्या आज? बेटा थ्योरी थ्योरी पढ़ाने के जाने की सोच रहा हूं, ताकि कल से आते हैं न्यूमेरिकल करने रहेंगे, काम का इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, है ना? अच्छा, इसकी यूनिट बोलिए, कैलोरी पर केल्विन या फिर जूल पर केल्विन। तीनों यूनिट में डिफरेंस समझा रहा हूं तुम्हें, है ना? अगर बेटा कहीं पे तुम्हें यूनिट में, सुनना बेटा मेरी बात को, कहीं पे यूनिट में तुम्हें अपोन में ग्राम दिख जाए, मास दिख जाए, ग्राम दिख जाए, केजी दिख जाए, जैसे मान लीजिए मैंने तुमसे बोला विशिष्ट उष्मा 5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है, 5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब ये किसकी वैल्यू है? विशिष्ट उष्मा की वैल्यू है। अपोन में ग्राम दिख जाए मतलब ग्राम विशिष्ट उष्मा है, एस का मान दिया हुआ है। ये यूनिट पहचानने में आनी चाहिए बेटा, वो नाम गड़बड़ करेगा, नाम गड़बड़ करेगा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, केवल विशिष्ट उष्मा लिख देगा, नहीं बोलेगा ग्राम वाली है या मोल वाली है। यूनिट से पहचानने में आनी चाहिए कि उसने तुम्हें एस दिया है या फिर एस म्यू दिया है। अरे भाई वो एस की वैल्यू देगा तुम्हें, एस की वैल्यू देगा या फिर एस म्यू की वैल्यू देगा। तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये एस की वैल्यू है या फिर एस म्यू की वैल्यू है? वो नाम क्लियर नहीं बोलेगा, वो नाम क्लियर नहीं बोलेगा, नाम उल्टे से उल्टे बोलता है, उल्टे सीधे नाम बोलता है। मोलर विशिष्ट उष्मा को केवल विशिष्ट उष्मा ही बोल देगा, मोलर विशिष्ट उष्मा को केवल विशिष्ट उष्मा बोल देगा, ग्राम विशिष्ट उष्मा को केवल विशिष्ट उष्मा बोल देगा। कैसे पता लगेगा ग्राम है या फिर मोलर वाली है? यूनिट से पता लगेगा बेटा, यूनिट इंपॉर्टेंट है यहां पर, यहां पर यूनिट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये यूनिट याद रहना जरूरी है, ये यूनिट याद रहना जरूरी है। यहां पर यूनिट इंपॉर्टेंट है भाई, यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट इंपॉर्टेंट है। एक तो क्यू का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और एक यूनिट इंपॉर्टेंट है, दो चीजों के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो बेटा जी बात को? समझ रहे हो? इनकी यूनिट याद होनी चाहिए। अब बेटा केवल सिंपल से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, S इज इक्वल टू Q अपॉन एम डेल्टा टी। इसके मात्रक की बात कर रहा हूं बेटा, मात्रक कितने रहेंगे इसके? 3 मात्रक। 3 मात्रक इस चैप्टर में काम में आएंगे, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बेटा जी तीनों यूनिट देखिए, सेम सही लिखी है मैंने यूनिट। देखो एनर्जी को, उष्मा को किसमें लिखा? कैलोरी में, मास किसमें? ग्राम में। उष्मा को किसमें लिखा? जूल में। मास किसमें? केजी में। उष्मा को किसमें लिखा? किलो कैलोरी में। मास किसमें? केजी में। 3 यूनिट काम में आती है, यहां पर 3 यूनिट काम में आती है। अच्छा अगर ये तीनों यूनिट किसकी है? एस की यूनिट है, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जैसे 1 केजी बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम लिखते हैं अपन, 1 किलोग्राम, जिससे द्रव्यमान को भी तो कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। लंबाई की 2-2 यूनिट होती है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं नहीं करते हैं? इससे बेटा यहां इस पूरे चैप्टर में कितनी यूनिट काम में आएगी? 3 यूनिट काम में आएगी, 3 यूनिट। अच्छा बेटा पदार्थ भी अपने पास कितने रहेंगे? 3 पदार्थ, जिनकी वैल्यू मुझे याद रखनी रहेगी। 3 पदार्थ रहेंगे, 3 पदार्थ रहेंगे जिनकी वैल्यू मुझे याद रखनी रहेगी। कौन कौन सा? जल, बर्फ, वाष्प। जल, बर्फ, वाष्प। पूरे चैप्टर में किसमें डील करेंगे? जल, बर्फ, वाष्प। जल, बर्फ और वाष्प, 3 पदार्थ रहेंगे, 3 स्टैंडर्ड पदार्थ है जिनके लिए मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए। 3 पदार्थ, और तीनों पदार्थों की एस की वैल्यू कितनी यूनिट में? 3-3 यूनिट में, यानी कि 9 वैल्यू हो गई बेटा जी। अब सुनना, मैं बता रहा हूं वैल्यू तुम्हें। मैंने बोला एस पानी, एस जल। एस जल कितना होता है बेटा? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। एस जल कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम
पर डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बोला दूसरी यूनिट में जाता हूं, दूसरी यूनिट जूल पर केजी वाली में जाता हूं, जूल पर केजी वाली में। अच्छा, अगर जूल पर केजी वाली में जाऊं तो जूल पर केजी वाली में ऐसा लिख दूं क्या, एक कैलोरी को क्या लिख दोगे, 4.2 जूल लिख दोगे क्या, बताओ बेटा जी। एक कैलोरी इज इक्वल टू क्या, 4.2 जूल होता है क्या। एक ग्राम की जगह क्या लिख दोगे, 10 की घात -3 केजी लिख दोगे क्या, बोलो बेटा जी। अच्छा, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह क्या रहेगा, डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अच्छा, 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात +3 हो जाएगा क्या, 4.2 गुणा 10 की घात 3 जूल पर केजी इज इक्वल टू 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा जल की वैल्यू कितनी होती है, 1। जल की वैल्यू भी कितनी है, 1। और अगर मैं 1 को कैलकुलेट करूं, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड को जूल पर केजी में कैलकुलेट करूं, कन्वर्ट करूं, तो बेटा 4200 से गुणा करना होता है। किससे गुणा करना होता है, 4200 से। देखो इसमें कितनी थी वैल्यू, 1, इसमें कितनी आई, 4200। डायरेक्ट भी याद रखना है, कैलोरी पर ग्राम से कहां पे जाना है, जूल पर केजी पे। किससे गुणा करेंगे, 4200 से। किससे गुणा करेंगे, 4200 से। जल के लिए कैलकुलेट कर लिया, अब पानी और वाष्प के लिए डायरेक्ट 4200 से गुणा करके लिखूंगा। जल के लिए कैलकुलेट कर लिया, बर्फ और वाष्प के लिए डायरेक्ट किससे गुणा करूंगा, 4200 से। किससे गुणा करूंगा बेटा, 4200 से। कैलोरी पर ग्राम को जब भी किसमें बदलना हो, जूल पर केजी में, किससे गुणा कर दो, 4200 से। केवल एक वैल्यू याद रखते हैं, कैलोरी पर ग्राम वाली, ये वैल्यू याद रखेंगे। पानी की कौन सी वैल्यू, कैलोरी पर ग्राम वाली। दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 3 वैल्यू याद रख के नहीं चलेंगे, दिमाग में बोझ रख के नहीं चलेंगे। इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। डायरेक्ट याद रखो, किससे गुणा करोगे, 4200 से। अच्छा, दूसरी यूनिट में भी कन्वर्ट कर रहा हूं, किलो कैलोरी पर केजी में, किलो कैलोरी पर केजी में। अच्छा बेटा, कैलोरी को किलो कैलोरी में लेके जाऊं, उल्टा जाऊं, ग्राम से केजी में जाते हैं, 10 की घात -3 लगा। ऐसे कैलोरी से किलो कैलोरी में जाऊंगा तो क्या लगेगा, 10 की घात -3 किलो कैलोरी। ऐसे ग्राम से केजी में जाऊं, 10 की घात -3 केजी। और क्या, डिग्री सेंटीग्रेड, 1 की जगह 1। बेटा देखो, 10 की घात -3 से 10 की घात -3 निपट जाएगा क्या, कितना आएगा, 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कैलोरी पर ग्राम से जब मैं किलो कैलोरी पर केजी वाली यूनिट में जाऊंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहेगा। 1 का कितना आया, 1 ही आया है। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं। जो रामायण मैंने तुम्हें, जो ये कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है, इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं। एस जल, सुनना बेटा, देखो ये वाली वैल्यू याद रखेंगे, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या लिखोगे, 4200 जूल पर केजी। जूल पर केजी के लिए किससे गुणा करोगे, 4200 से। बराबर क्या लिखोगे, 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अभी केवल यूनिट पे फोकस करना है। इस यूनिट का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सब मैं बताऊंगा, अभी यूनिट समझनी है केवल, है ना, यूनिट कन्वर्जन समझना है। इससे बेटा अब देखना काम कितना आसान हो गया। बर्फ या फिर क्या बेटा, वाष्प, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। देखो कितना बढ़िया काम हो गया। बर्फ और वाष्प दोनों के लिए क्या है, इसकी वैल्यू सेम है। और कितनी होती है इसकी वैल्यू, 1/2 हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा बेटा, अब जूल पर केजी में कन्वर्ट करोगे, जूल पर केजी में कन्वर्ट करोगे तो 4200 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 4200 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या। जब 1 को कन्वर्ट किया था तो 4200 आया था, आधे को कन्वर्ट करूंगा, 4200 से तो मल्टीप्लाई हुआ है, इसको भी 4200 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इधर की तरफ बताओ कितना रहेगा, हाफ ही रहेगा, हाफ किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना बेटा, जूल वाली वैल्यू बड़ी वैल्यू, जूल वाली वैल्यू बड़ी वैल्यू, बाकी दोनों वैल्यू छोटी वैल्यू। जूल वाली वैल्यू बड़ी वैल्यू, जो वैल्यू जूल में है, जो यूनिट जूल यूनिट में लिखेंगे वैल्यू, जूल पर केजी वाली यूनिट में। ठीक है बेटा जी, अभी 12 बजे करवा दूंगा तुम्हारा काम, कल के लेक्चर का, है ना। ये वैल्यू याद रह जाएगी बेटा। याद कौन सी रखनी है, केवल ये फर्स्ट वाली वैल्यू याद रखनी है, ये वाली, केवल ये वाली वैल्यू याद रखेंगे, ये वाली। केवल ये वाली वैल्यू याद रखेंगे, ये वाली।
अच्छा बेटा, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम ये 3-3 वैल्यू क्यों पढ़ रहे हैं, एक वैल्यू से काम हो जाता। कि सर हम ये 3-3 वैल्यू क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा कल वाला लेक्चर चल जाएगा, अभी रुकिए, 1-1:30 बजे तक वेट करना, चल जाएगा। बेटा अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम ये 3-3 वैल्यू क्यों पढ़ रहे हैं, 3-3 वैल्यू की क्या जरूरत आ गई हमें, 3-3 वैल्यू की क्या जरूरत आ गई। तो बेटा 3-3 वैल्यू का कारण समझा रहा हूं तुम्हें, सुनना मेरी बात को। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। 3 फॉर्मूले है ना, तीनों यूनिट की बात कर रहा हूं। बेटा मैंने तुमसे बोला कि मास, अच्छा ये तो उष्मा की मात्रा है ना बेटा, उष्मा की मात्रा किस में हो सकती है, या तो कैलोरी में, या फिर किस में हो सकती है उष्मा की मात्रा, जूल में, या फिर उष्मा की मात्रा किस में हो सकती है, किलो कैलोरी में। अब बेटा यहां पर मैं मास लिख रहा हूं, देखो बेटा मास लिखा मैंने किस में, ग्राम में। मास किस में लिखा, ग्राम में। जैसे बेटा मैंने मास ग्राम में लिखा, मुझे पता है यहां बेटा केवल कैलोरी बचना चाहिए, मतलब मास वाली यूनिट क्या हो जानी चाहिए, कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। मास वाली यूनिट क्या हो जानी चाहिए, कैंसिल आउट। अगर मास ग्राम में है बेटा तो तुम्हारी मजबूरी हो गई, एस कौन सा वाला काम में लोगे, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड वाला। और डेल्टा टी क्या बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड। तब जाके बेटा एक ग्राम से ग्राम निपटेगा, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड निपटेगा, तब जाके उष्मा की मात्रा किस में आएगी, कैलोरी में आएगी। ये 3 यूनिट इसलिए बेटा कि मास जिस यूनिट में दिया जाए उस हिसाब से मुझे डील करना है, इसकी कौन सी वाली यूनिट काम में लूं। अगर मास ग्राम में है तो इसमें भी अपोन में क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। अगर मैं बोलूं बेटा मास किसमें है, केजी में है, मास किसमें है, केजी में, मास किसमें है, केजी में, तो बेटा 2 यूनिट की पॉसिबिलिटी है, 2 यूनिट की पॉसिबिलिटी है। अगर मास केजी में दे रखा हो तो तुम 2 यूनिट में इसकी वैल्यू लिख सकते हो। एक तो जूल वाली वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू लिख सकते हो, जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर क्या लिख सकते हो, किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा टी किसमें बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड में, डेल्टा टी किसमें बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड में। अब देखिए बेटा केजी से केजी निपटेगा, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड निपटेगा, यहां पर वैसे केजी से केजी निपटेगा, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड निपटेगा। तो बेटा जी जब मास किस में दे रखा हो, ग्राम में, तो एक ही ऑप्शन है कैलोरी पर ग्राम, एक ही ऑप्शन है कैलोरी पर ग्राम। जो वैल्यू याद कर रखी है वो कैलोरी पर ग्राम में याद की हुई है, वही ऑप्शन है। लेकिन बेटा द्रव्यमान केजी में है, द्रव्यमान अगर केजी में दे दिया, द्रव्यमान केजी में दे दिया, तो बेटा एस की वैल्यू किसमें लिखोगे, या तो जूल पर केजी में, या फिर किसमें लिखोगे, किलो कैलोरी पर केजी में। बेटा ये मास वाली यूनिट क्या होनी चाहिए, कैंसिल आउट होनी चाहिए, क्योंकि बेटा क्यू तो ऊर्जा है, क्यू तो उष्मा है, ऊर्जा है। तो बेटा केवल क्या बचनी चाहिए, कैलोरी बचनी चाहिए, या फिर केवल जूल बचना चाहिए, या फिर केवल किलो कैलोरी बचना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, गड़बड़ कब हो जाएगी। जैसे मैंने तुमसे बोला मास किसमें लिखा, केजी में, मास किसमें लिखा, केजी में, यहां पर इसको किसमें लिख दिया, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। बताओ बेटा अजीबोगरीब सी वैल्यू आ जाएगी क्यू की, अजीबोगरीब सी वैल्यू आ जाएगी क्यू की। देखो जो क्यू की यूनिट आएगी वो अजीबोगरीब सी आएगी, देखो कैसी यूनिट आ गई अजीबोगरीब सी। तो द्रव्यमान वाली टर्म कैंसिल आउट होनी चाहिए, द्रव्यमान वाली यूनिट कैंसिल आउट होनी चाहिए। एम और एस की वो यूनिट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मास ग्राम में है तो एस की मजबूरी है, कैलोरी पर ग्राम वाली वैल्यू काम मिलेंगे। समझ रहे हो बेटा, 3 वैल्यू, एक में अपोन में ग्राम आ रहा है, इन 2 में अपोन में केजी आ रहा है। अगर मास ग्राम में है तो ये वाली यूनिट काम में लो, ताकि ग्राम से ग्राम निपट जाए, कैलोरी में आंसर आ जाए क्यू का। बेटा मास अगर केजी में है तो ये वाली काम में लो, या फिर ये वाली काम में लो। तुम्हें जूल में चाहिए, उसमें तुम्हें जूल में चाहिए तो ये वाली काम में लो, उसमें तुम्हें किलो कैलोरी में चाहिए तो ये वाली काम में लो। कल का लेक्चर 12 बजे तक 1 बजे तक डल जाएगा भी। और बेटा मुझे ये बताओ ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई है, ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
हर क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है, हर क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है बच्चों को कि सर कभी तो ये वाली काम में ले रहे हैं, एस की ये वाली वैल्यू काम में ले रहे हैं 2142 वाली, कभी 1 वाली वैल्यू काम में ले रहे हैं। तो बेटा 1 और 1/2 वाली वैल्यू कहां पे काम में आएगी? जब मास किस में होगा? ग्राम में। 4200 वाली वैल्यू कब काम में आएगी? 4200 वाली जब द्रव्यमान किस में हो? केजी में। और तुम्हें उसमें किस में चाहिए? जूल में चाहिए। और मास केजी में हो और उसमें तुम्हें किलो कैलोरी में चाहिए, तो ये वाली यूनिट लिख दो। इस वाली यूनिट में भी मान क्या होता है? कम होता है, 1 या हाफ ही होता है। इस वाली यूनिट में भी मान क्या होता है? 1 या हाफ ही होता है। लेकिन जूल में लिखो तो जूल में मान क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, 2142 होता है। ये वाली यूनिट, इस वाली यूनिट में वैल्यू क्या है? ज्यादा है। इस वाली यूनिट में एस की वैल्यू क्या रहेगी? कम। इसमें भी क्या रहेगी? कम। समझ गए हो बेटा जी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये पूरा यूनिट का कंफ्यूजन क्लियर करेगी, ये पूरे यूनिट का कंफ्यूजन क्लियर करेगी। बार बार ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा चैप्टर में, कभी मैं एस जूल में लिख रहा हूं, अगर मैं एस की वैल्यू जूल पर केजी में लिखूं, तुम बार बार बोलो कि सर ये जूल पर केजी में क्यों लिख दिया, ये जूल पर केजी में क्यों लिख दिया, कैलोरी पर ग्राम में लिखो। तो यहीं पे बता रहा हूं तुम्हें कि जूल पर केजी में कब लिखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन कल से करें, क्वेश्चन कल से करें, क्वेश्चन कल से करें। कल आते एक बार ये वाली स्लाइड फिर से समझाऊंगा तुम लोगों को। ओके बेटा जी, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो, सी यू ऑल, सी यू ऑल, सी यू टुमारो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल। बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।